पाकिस्तान में कोरोना के वैक्सीनेशन में तेजी आ चुकी है, लेकिन वजीर आजम के कोरोना पॉजिटिव होने के बाद शहरियों के जहनों में कई सवालात उठ रहे हैं। एक्सपर्ट्स ये कहते हैं कि पाकिस्तान में 2 डोज वाली वैक्सीन लगाई जा रही है, इसीलिए दूसरी डोज के 15 दिन के बाद आप कोरोना से महफूज होते हैं। याद रहे कि दूसरी डोज पहली डोज के 21 दिन के बाद लगती है। दूसरी डोज 15 दिन या दूसरी डोज ना लगवाने की सूरत में आप महफूज नहीं होंगे। अगर आप ये कहते हैं कि एक डोज लग गई तो ठीक है, ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि कोरोना के खिलाफ कुव्वत मुदाफियत दूसरी डोज के 2 हफ्ते के बाद शुरू होती है। पार्लिमानी सेक्रेटरी बराए सेहत डॉक्टर नौशीन हामिद साहिबा ने हमें ज्वाइन किया है। उनसे गुफ्तगू करते हैं, उनसे जानते हैं कि आखिर जो लोगों के जहनों में सवालात हैं उन सवालों का हल क्या है। डॉक्टर साहिबा, बेहद शुक्रिया आपके वक्त का। गुड मॉर्निंग। सबसे पहले तो वजीर आजम की सेहत से मुताल्लिक जानना चाहेंगे हम कि उनकी सेहत कैसी है अब। जी अल्हम्दुलिल्लाह, प्राइम मिनिस्टर साहब और फर्स्ट लेडी दोनों जो हैं वो उनकी तबीयत बेहतर है और माइल्ड सिम्टम्स उनको थे। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कि डिजीज़ की सिवियरिटी ने उनको हिट नहीं किया, माइल्ड सिम्टम्स के साथ हैं और वो अपनी जो ऑफिस की मामूलात हैं उसको वीडियो लिंक के ज़रिए जो ज़रूरी मीटिंग्स हैं उनको वो आज भी करेंगे और अपनी मामूलात जो हैं उसको जारी रखेंगे, मगर उन्होंने अपने आप को घर पे आइसोलेट किया हुआ है। मगर तबीयत उनकी अल्हम्दुलिल्लाह जो है वो ठीक है। जी डॉक्टर साहिबा, आपको लगता है कि कहीं पर बेएहतियाती इस तरह से हुई है कि जब हम रियासत के तौर पर एक पैगाम कौम को देते हैं कि एहतियात करनी है, ऐसे में अगर काबीना के इजलास हों, कोई और मीटिंग्स हों, शजरकारी मुहिम हो या और दूसरे तीसरे इवेंट्स हों, ये ना रखे जाएं इन हालात में, वर्चुअल इवेंट्स पर ही फोकस करना चाहिए ताकि एक मैसेज भी जाए कि हम खुद भी एहतियात करें और आवाम को भी करनी है, इदारों को भी करनी है, मे इट बी प्राइवेट और पब्लिक। जी देखें, जो मिनिमम उसकी अटेंडेंस के साथ मैं समझती हूँ, और अगर सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन होती है कि अगर ये इजलास या ये मीटिंग्स जो हैं ये आपस में 6 फुट के फासले पे बैठ के और मास्क के इस्तेमाल के साथ अगर ये की जाए तो कोरोना बिल्कुल उससे नहीं फैलता है। हाँ, अगर जहाँ पर ये डिस्टेंसिंग कम हो जाती है या नहीं डॉक्टर साहिबा, इमरान खान से ज़्यादा एहतियात किसने की होगी और उनको एहतियात बहुत ज़्यादा कराई गई होगी, बट इवन देन वायरस कॉन्ट्रैक्ट किया। इसका मतलब तो यह कि एहतियात जितनी ज़्यादा कर लें तब भी देयर इज़ अ चांस कि वायरस फैलता है, वायरस लग सकता है। जी बिल्कुल। देखें, आप खुद एहतियात कर रहे हैं, मगर आपके सामने या आपके कुछ फासले के ऊपर जो लोग हैं अगर वो कोई स्नीज कर दें या छींक दें या खांसी कर दें तो वो सारे ड्रॉपलेट इन्फेक्शन जो है वो आंखों के जरिए भी आपके अंदर चली जाती है, चाहे आपने मुंह पे मास्क पहना हुआ हो। नहीं, मैं इसलिए तो आपसे ये बात करूं डॉक्टर साहिबा कि क्या ये बात डिस्कस नहीं हो रही इस वक्त हुकूमत के लेवल पर कि इस वक्त जो तीसरी वेव है वो बहुत ज्यादा हम देख रहे हैं, उसकी स्पाइक बेकाबू होती चली जा रही है, यूके वेरिएंट यहाँ पर है, ऐसे में सख्त मेजर्स लेने चाहिए। जो हमने वेव 1 के स्टार्ट में लिए थे वो हमें लेने पड़ेंगे अब। जी बिल्कुल। आज देखें, जो एनसीओसी का इजलास अभी 10 बजे शुरू होगा उसके अंदर हम समझ रहे हैं कि कुछ सख्त फैसले जो हैं वो लिए जाएंगे। बहुत सीरियस तरफ चली गई हैं और बहुत तेज़ी से जो केसेस में इजाफा हो रहा है उसको कंट्रोल करने के लिए मजीद मेजर्स जो हैं वो आज अनाउंस किए जाएंगे और मैं समझती हूँ अभी 2-3 घंटे में वो तमाम चीज़ें अनाउंस हो जाएंगी। आर वी एक्सपेक्टिंग लॉकडाउन? देखिए, लॉकडाउन में अभी टोटल लॉकडाउन का तो मैं अभी कुछ कह नहीं सकती, मगर डेफिनेटली मजीद सख्तियां जो है वो होंगी। एंड आर वी एक्सपेक्टिंग के क्योंकि फैसला तो स्कूल से मुतालिक 24 को है, लेकिन जाहिर है वो रिकमेंडेशंस के बाद ही तो रिकमेंडेशंस तो तैयार होंगी, क्या ऐसा फैसला हो सकता है कि मुल्क भर में स्कूल्स को 2 हफ्ते के लिए बंद किया जाए जैसे कि पंजाब के 7 डिस्ट्रिक्ट में हुआ? जी बिल्कुल। देखिए, आज ये सारे मुल्क में जो इस वक्त इसके फैलाव की सूरत हाल है उन स्टैटिस्टिक्स को स्टडी किया जाएगा और अगर दूसरे शहरों में भी ऐसे अच्छा डॉक्टर साहिबा, जो टेस्टिंग इस वक्त हो रही है, मैं सिंध से मुतालिक पूछना चाह रहा हूँ कि जो टेस्टिंग सिंध में हो रही है आप उससे मुतमईन हैं या आपको लगता है कि सिंध में टेस्टिंग कम हो रही है? क्योंकि ज़ाहिर है हम देख रहे हैं पंजाब में टेस्टिंग बहुत ज़्यादा है, वहाँ पे सिर्फ लाहौर में 14% पॉजिटिविटी रेशो है और सिंध में टेस्टिंग कम हो रही है। इज़ दिस द फैक्टर कि ये केसेस ज़्यादा नहीं रिपोर्ट हो रहे? क्योंकि 8-9 हज़ार अगर सिंध में टेस्ट हो रहे हैं, 20-22-25 हज़ार टेस्ट पंजाब में हो रहे हैं, बहुत ह्यूज डिफरेंस है ये। जी बिल्कुल। देखिए, इस वक्त तो ये सूरत हाल है कि जितने ज़्यादा टेस्ट होंगे उतने ज़्यादा पॉजिटिव केसेस जो हैं वो सामने आएंगे, क्योंकि इस वक्त जिस तरह से इस्लामाबाद में कल 17% था, पंजाब में भी था, तो मैं नहीं समझती कि सिंध में भी कोई इससे कम होगा, मगर कम टेस्ट होने की वजह से शायद वो चीज़ें सामने नहीं आ रही हैं। पर बहरहाल जितने ज़्यादा टेस्ट होंगे उतने ज़्यादा केसेस इस वक्त सामने आएंगे जो सूरत हाल है।
अच्छा डॉक्टर साहब, जैसे शुएब भी बात करें ना कि कराची में तो सिंध में टेस्टिंग जो रेशो है वो बड़ी कम है, तो क्या हम कराची में इंतज़ार करते कि कोई बीमार हो तब उसका टेस्ट किया जाए, तब पता चले आया ये कोविड पॉजिटिव है या नहीं? क्या फेडरल अपने तौर पर ऐसा कोई सिस्टम नहीं बना सकता कि अच्छा डेली बेसिस पे कराची में मौजूद लोगों के टेस्ट हो रहे हैं, आया वो बीमार है या नहीं, उसको बुखार है या नहीं, उसको सिम्टम्स है या नहीं, लेकिन टेस्ट हम कर लें? देखिए, इस वक्त फेडरल की जो जिम्मेदारी है कि टेस्टिंग किट्स जो हैं वो सारे प्रोविंसेस को प्रोवाइड की जाएं और उसके अंदर किसी किस्म की कमी न आए। फेडरल अपनी रोल अदा कर रहा है। टेस्टिंग किट्स जो है वो वाफिर मिकदार में तमाम सूबों के पास मौजूद है। ये ज़रा सूबों ने करना है, ये काम सूबों ने करना है, लेकिन सूबे ये कहते हैं कि जो लोग टेस्ट कराने आ रहे हैं हम टेस्ट कर रहे हैं, वो उनके पास इसकी ये मंतक होती है। डॉक्टर साहब, मुझे आप बताएं कि इस वक्त हमारे पास क्या कोई कॉन्क्रीट चीज़ मौजूद है कि पाकिस्तान में जितने केसेस रिपोर्ट हो रहे हैं कितने फीसद उसमें यूके वेरिएंट है? देखिए, इस वक्त यूके वेरिएंट जो है उसका एक बहुत बड़ा रेशियो है और ये जो तेज़ी से फैलने की सबब भी यही है कि यूके वेरिएंट पंजाब के तमाम बड़े शहर जहाँ पे स्कूल्स बंद भी किए गए थे वहाँ पर उसकी मौजूदगी जो है वो प्रूव हो गई है। इस्लामाबाद में उसकी मौजूदगी है और डेफिनेटली बाकी प्रोविंसेस में भी डेफिनेटली एक जगह पर आने का मतलब है कि पूरे मुल्क में वो फैल जाएगा। डॉक्टर साहब, एक बात अब जरा वैक्सीन से मुतालिक बता दें, क्योंकि आपने हमेशा कहा कि आलमी सतह पर वैक्सीन की फराहमी एक मसला है और जो हुकूमतों के लेवल पर डील्स हो रही हैं और वैक्सीन मिल रही है, तो फिर डॉक्टर साहबा ये प्राइवेट कंपनीज कैसे हासिल कर रही हैं और ये कैसे लगाएंगी पाकिस्तान में 2 वैक्सीन, स्पुतनिक 5 एंड कैनसाइनो बायो? नहीं, अब देखिए जी, इस वक्त शुरू में जैसे डिलीवरी का इशू था, जाहिर है ये छोटी कंसाइनमेंट्स, पर अब समझती हूँ कि स्पुतनिक 5 जो है वो हमें प्राइवेट सेक्टर जो है उसको लेने में कामयाब हो गया है। गवर्नमेंट ने उसकी प्राइसिंग जो है वो डिटरमिन कर दी है, क्योंकि ये भी एक इशू था कि कैप लगानी थी हमने कि नहीं डॉक्टर साहबा, स्पुतनिक 5 हुकूमत ने नहीं ली, प्राइवेट सेक्टर ले रहा है। कैनसाइनो बायो जिसके ट्रायल्स पाकिस्तान में हुए हैं वो हुकूमत ने नहीं ली, वो प्राइवेट सेक्टर ले रहा है। हुकूमत क्यों नहीं ले रही? जी, हुकूमत ने भी कैंसिनो बायो की डोजेस के ऑर्डर दे दिए हुए हैं, हमने उसकी पेमेंट कर दी हुई है। और इसी तरह साइनोफार्म जो फिलहाल हमें गिफ्ट में मिली है वो हुकूमत ने उसके भी ऑर्डर करके उसकी भी पेमेंट कर दी हुई है। वो भी आने वाले कुछ दिनों में पाकिस्तान को रिसीव हो जाएगी। पाकिस्तान ने परचेज के ऑर्डर्स भी दे दिए हैं और 1 मिलियन जो है वो हमने साइनोफार्म के ऑर्डर्स दिए हैं। 60,000 डोजेस फर्स्ट बैच में कैंसिनो बायो की पेमेंट हो चुकी हुई है। तो गवर्नमेंट भी ये डोजेस जो है ये मंगवा रही है। ये इसी महीने में हमें उम्मीद है कि हम रिसीव कर लेंगे। एस्ट्राजेनेका नहीं पहुंची, मार्च खत्म होने वाला है। जी, एस्ट्राजेनेका बिल्कुल पाइपलाइन में है, कोवैक्स के प्लेटफॉर्म से आनी है, इसलिए वहाँ पे कोई डॉक्यूमेंट्री, कोई पेपर वर्क जो है उसकी कुछ हिंड्रेंसेस थी जिसकी वजह से वो डिले हुई है, मगर वो भी हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि हमें मार्च में मिल जाएगी बिफोर द एंड ऑफ मार्च। डॉक्टर साहब, एक आवाम की आसानी के लिए एक चीज़ बता दें कि जो लोग वैक्सीन लगवा रहे हैं उन्हें लगता है कि शायद पूरी ज़िंदगी वो अब कोविड से महफूज रहेंगे। ऐसा वाकई है कि एक दफ़ा वैक्सीन लगवाने के बाद आपके अंदर पूरी ज़िंदगी से कोविड से बचने की मुदाफ़ियत पैदा हो जाती है? देखिए, ये पहली दफ़ा वैक्सीन दुनिया में बनी है। इसके कितनी देर ये लास्ट करेगी, कितनी देर इसकी एंटीबॉडीज़ जो हैं वो बॉडी में रहेंगी, ये अभी टाइम विल टेल। जी, अभी ये कि ये पर्सन टू पर्सन भी वेरी करता है कि किसी में हो सकता है सालों रहे, किसी में कुछ। ये शायद ऐसे होगा जैसे फ्लू शॉट्स हर साल लगवाने पड़ते हैं, इम्यूनिटी बूस्टर्स लगवाने पड़ते हैं, शायद ये ऐसा ही मामला होगा। थैंक यू वेरी मच डॉक्टर साहब। आगे बढ़ेंगे, मोहब्बत की एक दास्तान आज आपको सुनाएंगे। आप शीनी फरहाद को भी भूल जाएंगे, लैला मजनू की कहानी भी भूल जाएंगे और हीर रांझा को भी भूल जाएंगे, क्योंकि हमारे पास बड़ी खूबसूरत, बड़ी प्यारी, बड़ी अपनी सी कहानी है। इस कहानी में लड़का ये हादसे में दोनों बाजुओं से और एक टांग से महरूम हुआ, लेकिन मोहब्बत ने साथ ना छोड़ा। उस लड़की ने शादी करने का वादा पूरा किया, यानी साथ निभाने का जो कहा था, जो वादा किया था वो निभाया, पूरा किया। घर वालों ने बड़ी मुखालिफत की, लेकिन 20 साल सना इन्होंने किसी की नहीं सुनी। आज इनसे आपकी मुलाकात कराएंगे, लेकिन शाहीन शहजादी हमसे ज़रा पहले मिल आई हैं, तो उनकी रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। बाबा को याद करती हूँ मैं। बाबा, एक दफ़ा आके मुझे मिल जाओ। 20 साल सना जिंदगी के उस दौराहे पर खड़ी है जहां इसने शादी करके अपनी आसूदगी को दाऊद पर कुर्बान तो किया, मगर लाड प्यार से पालने वाले बाप को भी नाराज कर दिया। बाबा मुझे नहीं मिलते क्योंकि उनको ये मेरा फैसला नहीं पसंद आया।
सना की बाप और शौहर में बटी मोहब्बत की कहानी कुछ यूँ है कि 1 साल पहले दाऊद से इसका रिश्ता कायम हुआ, मगर बदकिस्मती से शादी से पहले ही करंट लगने से दाऊद की एक टांग और दोनों बाजू छिन गए। मगर वालिद की जानिब से रिश्ता तोड़ने के इसरार के बावजूद सना डटी रही। कुछ औरतें होती हैं कि छोटा सा भी कोई हादसा हो जाए छोड़ के चली जाती हैं, छोटी सी लड़ाई हो जाए तो मतलब अपने रिश्ते तोड़ देती हैं। तो मैंने ये सोचा था कि मैं कभी हरगिज़ ऐसा नहीं करूँगी, मुझे कुछ भी करना पड़ा मैं करूँगी इसके लिए, पर इसका साथ नहीं छोड़ूंगी। सना ने मुझे इस हालत में कबूल किया है कि जिस हालत में मुझे दुनिया भी कबूल नहीं कर सकती। सना हंसी खुशी दाऊद का हर दर्द तो उठाती है, मगर अपने बाबा की हुक्म अदूली का गम भी इसके दामन से लिपटा है। मेरे बाबा ने ये सिखाया कि अगर कोई फैसला कर लो तो उस पर डटे रहो, उसको पूरा करो। तो मैंने ये फैसला किया था कि मैं दाऊद के साथ शादी करवाऊंगी। बेटी और बाप के इख्तलाफ में मोहब्बत नजर आती है तो सना की जानिब से शौहर के साथ वफादारी भी एक मिसाल है। सना और दाऊद की लाजवाल मोहब्बत की कहानी ने यही साबित किया है, जिन्हें निभाना हो वो हर हाल में निभा जाते हैं और जिन्हें छोड़ना हो वो मजबूरी हालात का रोना रोकर छोड़ जाते हैं। कैमरामैन मोहसिन इकबाल के साथ शाहीन शहजादी, समा, लाहौर। तो मोहब्बत की खूबसूरत कहानी जिसने मेरी नज़र में बहुत सारी कहानियों को मात दे दी है, क्योंकि आप किसी से प्यार करते हैं और अक्सर ऐसा देखा गया है कि खुदा ना खास्ता की ज़िंदगी में चल के उस इंसान के साथ कोई भी इशू हो जाता है। इवन आजकल लोग फाइनेंशियली इश्यूज़ पे एक दूसरे को छोड़ देते हैं, लेकिन हमने देखा कि सना ने जिस तरह से अपने शौहर का साथ दिया और उस वादे को पूरा किया अपने वालिदैन की मुखालफत के बावजूद, वो वाकई हमेशा याद रखा जाएगा और इससे बहुत सारे लोगों को सीखने की ज़रूरत है। हमारा माशरा ऐसा है महक कि यहाँ पर ज़्यादातर केसेस में ये होता है कि अगर कोई मिसहैप एक खातून के साथ हो जाए तो मर्द साथ छोड़ देता है, और हमने ऐसे बहुत से केसेस देखे हैं कि अगर औलाद ना हो तब भी मर्द औरत को छोड़ देता है। ये भी मामलात यहाँ पर रिपोर्ट होते हैं। लेकिन ये कहानी कितनी मुनफरिद है, कितनी अलग सी है कि यहाँ उस लड़की ने साथ नहीं छोड़ा, जिसका साथ उसके घर वालों ने छोड़ दिया, उसने उस लड़के का साथ नहीं छोड़ा। और क्यों नहीं छोड़ा? क्योंकि जो वादा किया था, ज़रा उसमें उस वक्त फैमिलीज़ इन्वॉल्व हुई थी। ये बेशक पसंद की शादी थी, लेकिन फैमिलीज़ का इन्वॉल्व होना और फिर कहना कि ठीक है जी मामलात को आगे लेकर चलते हैं और शादी करेंगे, तो जब इस डायरेक्शन में मामला चल पड़ते हैं और वो लड़की हो या लड़का, वो फिर ज़हनी तौर पर, क़ल्बी तौर पर अटैच हो जाते हैं उस शख्स के साथ, वो अटैचमेंट छोड़ना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। तो ये मिसाली जोड़ा इस वक्त हमें ज्वाइन कर चुका है, सना और दाऊद दोनों हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम सना, गुड मॉर्निंग, कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, जी बिल्कुल ठीक। सना, मुझे ये बताएं कि अब तो ज़ाहिर है हर चैनल पे आपकी बात हो रही है, हर कोई मिसाल दे रहा है, सोशल मीडिया पर आप लोग वायरल हैं, हर जगह डिस्कस हो रहा है, आपको अप्रिशिएट किया जा रहा है, मिसाल आपने कायम की है। ऐसे में मुझे ये बताएं कि वालिदैन जो नाराज़ थे, जो खफा थे, जो मुखालिफत कर रहे थे, जो आपसे अब बात नहीं करते, इतनी अप्रिसिएशन के बाद जब इतनी आपकी तारीफ़ हुई, क्या कांटेक्ट किया पेरेंट्स ने? क्या किसी फैमिली मेम्बर ने कांटेक्ट किया आपसे और सोचा उन्होंने कि हमसे गलती हुई? जी नहीं, अभी तक तो नहीं उन्होंने किया, तो मैं यही चाहती हूँ कि वो करें। और अगर आपके वालिद आपको सना इस वक्त सुन रहे हों, ज़ाहिर है बेटी की अटैचमेंट अपने वालिद से बहुत ज़्यादा होती है, क्या कहना चाहेंगी अपने वालिद साहब को? मैं अपने वालिद को यही कहना चाहती हूँ कि आप हमारे पास आएँ और मेरे शौहर दाऊद को कबूल करें और हमें आकर हमारे सर पे प्यार दें, क्योंकि मैं वैसे भी दाऊद के साथ बहुत खुश हूँ, पर अगर आप हमारे पास आ जाएं, हमारे सर पे प्यार दें, तो हमारी खुशी और बढ़ जाएगी। यकीन करें, मुझे यकीन है कि ऐसा होगा, क्योंकि एक बेटी जब वालिद से कहती है तो वालिद के लिए इनकार करना बड़ा मुश्किल होता है। हम इस प्लेटफॉर्म से भी ये रिक्वेस्ट करेंगे आपके वालिद से, अगर हमें वो सुन रहे हैं, तो ये जो बेटी आपकी बड़ी प्यारी सी, जिन्होंने बड़ी मिसाल कायम की है, उसकी छोटी सी ख्वाहिश है, पूरी कर दीजिए। दाऊद, अगर आपको आवाज़ आ रही है तो मैं बड़ा एक कहना चाहिए कि डिस्टर्बिंग सवाल करूँगा आपसे, हो सकता है आप बड़ा डिस्टर्ब हो जाएँ, लेकिन मुझे ज़रा इसका रियलिस्टिक जवाब दीजिएगा दाऊद।
खुदा ना खास्ता ये मामला सना के साथ होता, ये हादसा सना के साथ होता, ये मामला इतने ख़राब सना के साथ होते, शादी भी ना हुई होती, मुखालिफत आपकी फ़ैमिली भी करती, आपके दोस्त यार भी करते, वालिदैन भी करते, क्या आप साथ देते? जी सर, ज़रूर देता। और मेरी तो कोशिश ये होती कि मेरे खुद के बाजू उतर के इसे लग जाएं, जान तक दे देता सर जी। जैसे इसने किया है ऐसे ही मैं करता। क्या बात है, ये इसका मतलब है सना जो आपने फिर कदम उठाया वो बिल्कुल दुरुस्त था, क्योंकि पछतावा नहीं आपको कभी भी जिंदगी नहीं होना चाहिए कि ठीक है माँ बाप का ना मिलना या वालिद साहब का कबूल ना करना वो एक अलग चीज़ है, लेकिन जब आपका शौहर आपसे मुतमईन है या आप अपने शौहर से मुतमईन, इससे बड़ी मुझे नहीं लगता ज़िंदगी में कोई खुशी हो सकती है। सना मुझे ये भी बताएं कि जो दाऊद के वालिदैन हैं वो कभी कहते हैं कि ठीक है बेटा, बाप नहीं मिलता, माँ नहीं मिलती, लेकिन हम तुम्हारे लिए मौजूद है। इस वक्त सना की आंखों में आंसू भी, और यकीनन मुझे लगता है इन आंसुओं को हम अल्फाजों में कवर नहीं कर सकते। इसलिए आंखों में आंसुएं महक के, मैंने पहले भी कहा ना, बेटी की अटैचमेंट अपने वालिद से ज़्यादा किसी और शख्स से हो नहीं सकती। वो मोहब्बत शौहर से भी उतनी नहीं होगी जितनी वालिद से मोहब्बत होती है। इसलिए उनकी आंखों में आंसू है कि आज वालिद ने सर पे हाथ नहीं रखा। सना, ऐसा ही है? जी, और मुझे दाऊद के मामा पापा कमी महसूस नहीं होने देते, बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं और मैं भी यही चाहती हूँ। और मैं भी इसी तरह, जिस तरह मैं अपने पापा से प्यार करती थी, और मैं दाऊद के पापा से, मामा से इसी तरह प्यार करती रहूँगी। अच्छा, आई थिंक उनके पेरेंट्स भी साथ बैठे हुए हैं इस वक्त। ज़ाहिर है ये बड़ा खूबसूरत सा, मैं कहूँगा, साथ है कि सिर्फ दाऊद और सना का साथ नहीं है, दाऊद की फैमिली भी सना को उतनी ही मोहब्बत दे रही है जो सना इस वक्त फ़ील कर रही हैं। सना, सबसे ज़्यादा सुकून और ख़ुशी के लम्हात कौन से होते हैं जब आप बड़ा सपोर्ट कर रही होती हैं दाऊद को? जिस तरह हमने एक फ़ुटेज देखी कि टूथब्रश भी ज़ाहिर है आप करवाती हैं उनको, वो इतनी प्यार से, मोहब्बत से जब आप उनके काम करती हैं छोटे छोटे, वो दिल में क्या फीलिंग्स होती हैं उस वक्त? दिल में मुझे बहुत अच्छा लगता है जब मैं इसके काम करती हूँ, और साथ में मैं इसको हिम्मत भी देती रहती हूँ, हौसला भी देती रहती हूँ, क्योंकि कभी ये टेंशन में भी आते हैं कि मैं अपना काम खुद क्यों नहीं कर सकता। तो फिर मैं इसको हिम्मत देती हूँ कि मैं तुम्हारे बाजू बनकर आई हूँ, तो मैं तुम्हारे सारे काम किया करूँगी, तुम टेंशन ना लिया करो। अगर कोई भी काम हो तुम मुझे मतलब कह सकते हो, शर्माया ना करो मुझसे। तो इसी तरह मैं इसको हिम्मत देती हूँ, और जब मैं इसके काम करती हूँ मैं बहुत ज़्यादा खुश होती हूँ, और इसी तरह मैं इसके काम करती रहूँ, मैं यही इंशाल्लाह इंशाल्लाह। अच्छा दाऊद, आप प्लीज़ मुझे ज़रा बताएं कि डॉक्टर्स क्या कहते हैं? डॉक्टर्स जब आप, यकीनन चेकअप तो होता होगा, तो डॉक्टर्स क्या राय देते हैं? अब या पहले? अब अभी तो डॉक्टर्स यही कहते हैं कि बेटा आप अपना अभी ख्याल रखो, मेडिसिन वगैरह भी जारी हैं, तो कहते हैं कि बेटा दिल नहीं छोड़ना, आपके बाजू भी लग जाएंगे, टांग भी लग जाएगी, लेकिन जान हम नहीं डाल सकते, तो आपने दिल नहीं छोड़ना, यही कहते हैं डॉक्टर्स। काफ़ी अच्छे हैं, काफ़ी प्यार करते थे उधर मुझे मायूस नहीं थे होने देते, हौसला अफजाई करते रहते थे मेरी। दाऊद, ज़ाहिर है कुछ ऐसे केसेस पहले भी हुए जब बाजू या टांग किसी की किसी वजह से कट गई, तो बहुत सी और कंपनीज़ हैं जो इससे मुतालिक काम करें, स्पेशली कंपनी बायोनिक्स जिस तरह से काम करे कि हमने तो लाहौर के एक आयरन मैन की कहानी भी शेयर की थी कि उनके बाजू जो है वो बाजू एक कट गया, इसी तरह एक हादसा हुआ और फिर वो एक आयरन का एक बाजू अटैच हुआ। तो क्या डॉक्टर इससे मुतालिक आपको बताते हैं कि ये हो पाएगा, बड़ा जल्दी हो पाएगा, फिर प्रैक्टिस के साथ एटलीस्ट आप अपने जो डेली लाइफ है उसमें खासी हद तक बेहतरी महसूस करेंगे? मैं दाऊद आपसे पूछना ये चाह रहा हूँ कि जैसे आपने कहा ना कि डॉक्टर्स के पास आप जाते हैं, उन्होंने कहा है कि टांगें और बाजू आर्टिफिशियल लग जाएंगी, जान नहीं डाल सकेंगे, लेकिन ये मामला कितनी जल्दी हो पाएगा, इससे मुताल्लिक क्या आपको वो बताते हैं? और क्या, क्योंकि ज़ाहिर है ये एक पेचीदा के साथ साथ महंगा अमल भी होता है, तो क्या इससे मुताल्लिक कोई मसाइल दरपेश हैं आपको?
सर यही कहते हैं कि तकरीबन कुछ 6 माह तक ये टांग जो वो ज़ख्म वगैरह है, मांस वगैरह सख्त हो जाएगा, तो 6 माह तक टांग लग जाएगी। तकरीबन सही। कोई साल 1.5 साल लगेगा ये बाजू लगने में, जब तक ज़ख्म अंदर से ठीक नहीं होंगे। सही है। चलें, अल्लाह करे कि ये जो आपने वक्त गुजारा है, यकीनन ये अजियत वाला ही वक्त होता है, आपका आगे आने वाला वक्त आसान हो। अच्छा सना, आपकी माँ यानी सास भी माँ की तरह ही होती है, तो वो आपके पास अगर मौजूद हैं तो हम उनसे भी बात करना चाहेंगे, उनसे जानना चाहेंगे कि आप तो माशाल्लाह मुझे लगता है दुनिया में आप जन्नत कमा रही हैं, तो वो क्या कहना चाहेंगी? आप बेशक खुद ही सवाल कर लीजिए सना, उनसे माइक उन्हें दे दीजिए। जी 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 ठीक है, उनको जब तक कि माइक लग रहा, आई मीन ये हैंड्स फ्री लग रहे हैं और माइक उन तक पहुंचता है, क्योंकि हम बात ये भी करना चाह रहे थे महक कि जब ये हादसा हुआ और ज़ाहिर है उस वक्त प्लानिंग हो रही थी शादी की, तो क्या वालिदा ने ये सोचा कि बेटे की शादी नहीं करती? क्या वालिदा के दिल में ये ख्याल आया? हाँ, ये उन्होंने सोचा हो, क्योंकि अक्सर ऐसा होता है कि कुछ हमारे पाकिस्तान में हम देखें मिसालें ऐसी होती है कि छोटा सा भी कोई इशू होता है तो वालिदैन छुपा लेते हैं लड़की वालों से, नहीं बताते, तो उनकी वालदा से जानते हैं, तो आई थिंक उनकी वालदा तक अब मेरी आवाज़ पहुंच रही है। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग माजी, कहिएगा अब यकीनन अब जो इस वक्त हम मनाजिर अपने नाज़रीन को दिखा रहे हैं, जो सुन रहे हैं, अब उनकी वालदा भी रो रही है, उनकी भी आंखों में आंसू हैं। माँ जी मुझे ये बताएं कि जब दाऊद के साथ ये वाक़या हुआ तो आपके दिल में ये क्या ख्याल आया कि ठीक है अब बस शादी नहीं करनी, शादी की तैयारियां हो रही हैं, सना के वालिदैन को मैंने खुद मना कर देना है? जी मुझे तो पहले तो बड़ी टेंशन थी, अपने बेटे की थी, ये नहीं मैंने सोचा था कि इसकी शादी करनी है कि नहीं करनी। मुझे टेंशन हो गई कि मेरे बेटे को क्या हो गया। तो बाद में जब मैंने भी सोचा और लड़की ने भी सोचा कि नहीं, दाऊद को कोई जीवन साथी मिलना चाहिए, तो लड़की की भी बड़ी हिम्मत है कि उसने ना मेरे बेटे को कबूल किया। लेकिन मैं तो माँ हूँ ना, बेशक माँ का तो फ़र्ज़ है ना एक, कि माँ का फ़र्ज़ है कि बेटे को संभालते रहना, लेकिन कोई माँ भी इस तरह बेटे को बर्दाश्त नहीं कर सकती। माँ, इसमें कोई शक नहीं, कोई वालिदा या कोई वालिद अपने लख्ते जिगर को ज़रा सी तकलीफ़ में देख नहीं सकते। आपने तो अपने बेटे की वो बहुत तकलीफ़ देखी, ज़ाहिर है ज़रा सा कांटा भी चुभ जाए औलाद को, वालिदैन का दिल तड़प जाता है। ये तो बहुत बड़ा हादसा इनके साथ हुआ, लेकिन इंशाल्लाह बिल्कुल ठीक हो जाएंगे, वो आर्टिफिशियल लिम्स अटैच हो जाएंगे। आप माँ जी, लेकिन मुझे एक बात बताएं कि जब आपने भी सोचा और सना ने भी सोचा कि जीवन साथी होना चाहिए दाऊद का, और उनके वालिदैन नहीं मान रहे थे, तो फिर आपने क्या किया? क्या आपने ये सोचा कि चूंकि लड़की के वालिदैन नहीं मान रहे तो हम नहीं करते शादी, या कि आपने उनको मनाने की कोशिश की, आप लोग गए वहाँ पर? हाँ जी, हमने बात की, लेकिन वो जाहिर है कि वो लड़की के माँ बाप हैं, वो भी अपनी बेटी के बारे में अच्छा ही सोचेंगे कि कोई लड़का ऐसा हो कि जो उसे कमा के खिला सके, हैं उसके साथ कदम मिलकर चल सके। हर माँ बाप अपनी बेटी के बारे में अच्छा ही सोचते हैं। हमें गुस्सा नहीं आया, हमने कहा ठीक है, वो अपनी बेटी के बारे में अच्छा ही सोचेंगे, लेकिन हमें भी तो कुछ अपने बेटे के बारे में सोचना चाहिए था। तो इसलिए सना की बहुत बहुत मेहरबानी है कि उसने हमारे बेटे को कबूल किया। माँ जी, सना बहुत अच्छी बीवी तो साबित हो रही है, बहू कैसी है ये आप मुझे बताएं। बहू नहीं है, वो मेरी बेटी है, बेटियों की तरह मुझे प्यार करती है, बेटियों की तरह मेरा ख्याल रखती है। शुक्रिया अदा मुझे उसका करना चाहिए कि उसने मेरे बेटे को इस हालत में भी कबूल किया, लेकिन मैं उसकी शुक्रगुजार हूँ। बिल्कुल ठीक है, बस आखिरी बहुत शुक्रगुजार हूँ उसकी कि उसने मेरे बेटे को इस हालत में कबूल किया। अब रहमत आपके घर आई है माँ जी, वो रहमत अपना जलवा दिखाएगी और ये बड़ी जल्दी दाऊद भी ठीक हो जाएगा। दाऊद, बस एक आखिरी पैगाम आपसे लेना चाहूँगा मैं अपने देखने वालों को। जिस तरह हमने शुरू में कहा कि पाकिस्तान वो मुल्क है जहाँ पर अक्सर ऐसी खबरें रिपोर्ट होती हैं कि जब भी कोई मसला होता है तो रिलेशनशिप तबाह हो जाते हैं, छोड़ दिया जाता है, और आपके ये जो मसला हुआ ये तो ज़रा शादी से पहले फिर भी आप लोगों ने साथ निभाया।
जो आपके दिल में मोहब्बत है सना के लिए, क्योंकि उसकी वजह से आज सना आपके साथ है, क्या कहना चाहेंगे आप देखने वालों को? पहले तो ज़रा अपनी इस शरीक हयात से मुताल्लिक और फिर कोई पैगाम के ताल्लुक़ इम्पॉर्टेंट होता है, कोई मसला हो जाए तो फिर भी दामन नहीं छुड़ाते। सर मैं यही कहना चाहूँगा कि सबसे पहले तो शुक्र करूँगा अपने खुदा का कि उसने मुझे नई ज़िंदगी दी। और सना के बारे में ये कहूँगा कि जैसे हॉस्पिटल में मैंने देखा था कि एक लड़का था, वहाँ पे उसकी एक उंगली कट गई, उसकी मंगेतर आती थी वहाँ पे उससे मिलने, उसके पास रहती थी। उसकी एक उंगली कटने की वजह से वो उसे छोड़ के चली गई। और मेरा तो फिर क्या हाल था, ये देखें जिस हालत में मुझे सना ने कबूल किया है, शायद ही मुझे लोग भी इस हालत में कबूल करें या ना करें। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि अगर आप किसी के साथ मोहब्बत करते हैं, वादे करते हैं, तो वो ये फिर चीज़ मैटर नहीं करती कि उसकी टांग नहीं है, बाजू नहीं है। मोहब्बत तो है ना, इंसानियत तो है ना, ये चीज़ सना ने कर दिखाई है। खुश रहें दाऊद, खुश रहें सना आप। और मिसाल तो आपने कायम की। हमारी ये भी दुआ है कि जो आपके दिल में एक कसक है, जो एक दिल में तड़प है कि वालिदैन भी मान जाएं, तो अल्लाह करे कि ऐसा आमीन आमीन। और अब अगर सना के वालिद साहब देख रहे हैं तो मैं तो यही कहना चाहूँगी कि बेटियों से ज़्यादा देर नाराज़ नहीं रहा जा सकता। आप 1 साल रह लेंगे, कुछ महीने रह लेंगे, लेकिन बेटियाँ वालिदैन के, खुसूसन वालिद के जिगर का तो टुकड़ा होती हैं, उनसे आप ज़्यादा देर दूर नहीं रह सकते। तो नाराज़गी छोड़ दें, गले लगा लें। हमें नहीं पता हमारी ज़िंदगी कितनी है। बेहद शुक्रिया, दाऊद और सना हमारे साथ मौजूद थे, हमसे बात कर रहे थे। और अब आगे बढ़ जाते हैं। और बार बार हमें कहा जा रहा है ब्रेक ले लें, ब्रेक ले लें जी। तो ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं जी, हमारे साथ रहिएगा। एहतजाज पर किसी को मजबूर किया गया, उसकी कहानी आपके सामने रखते हैं। जो एहतजाज कर रहे हैं उनमें कई ऐसे हैं जिनके घरों पर खाने के लाले पड़े हैं। किसी की बेटी की शादी सर पर थी लेकिन पैसे नहीं थे, इसीलिए शादी डिले हो गई। ये आम लोग नहीं, ये लोग वो हैं जिन्होंने कराची की तरक्की में अहम किरदार अदा किया, लेकिन अपने ही इदारे के अफसरान उन्हें बस अब देते हैं तो तारीख पर तारीख। KMC के रिटायर्ड मुलाजिमीन अपने वाजिबात के लिए KMC ऑफिस के चक्कर लगा रहे हैं। ये मुश्किलात उनकी बढ़ती चली जा रही हैं, हल होगा तो कैसे, इस पर बात करेंगे। एडमिनिस्ट्रेटर कराची भी हमें ज्वाइन करेंगे, लेकिन उससे पहले इस मामले पर गुफ्तगू करने के लिए मोहम्मद अली हफीज ने ज्वाइन तो किया, लेकिन उनकी रिपोर्ट आपको दिखाएंगे। कराची की तामीर और तरक्की में अहम किरदार अदा करने वाले और बल्दिया उज़्मा कराची को अपनी ज़िंदगी का बड़ा हिस्सा देने वाले KMC के मुलाजमीन रिटायरमेंट के बाद किस तरह ज़िंदगी बसर कर रहे हैं और उनको किन मसाइल का सामना है, आज तमाम तफसीली रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। तकरीबन 1 साल हो गया मुझे चक्कर काटते हुए यहाँ पर। 1 साल हो गया है। शौहर का इंतकाल को भी 1 साल हो गया है। बच्चे हैं मेरे, 2 छोटे लड़के हैं, 2 बड़े हैं। एक की जॉब थी गवर्नमेंट, वो जो है ना वो अलग हो गए। अब वो फैक्ट्री वगैरह में काम करता है एक बच्चा। ये 2 बच्चे काम नहीं करते, एक ये खड़ा है। ऐसे मुश्किलात होती है गुजर बसर में, आप बताएं क्या होता? गुजारा हो रहा है, शुक्र है। अल्लाह से मांगते हैं, बंदे से तो नहीं मांगते। अल्लाह से ही मांगते हैं, अल्लाह ही पूरा करता है। 1000 रुपये तो किराए के लग जाते हैं, तो अब ये कि आना जाना भी मुश्किल है। हम कहते हैं बस हमारा जो पैसे रुके हुए वो हमें मिल जाए और हमें टाइम दे दें कि कब तक होगा, फिर हम एक दफ़ा आएँ और अपना काम करके चले जाएँ। हमें बार बार आना अच्छा नहीं लगता कि हम बाज़ारों में, रोडों पे धक्के खाते फिरें, हमें अच्छा ही नहीं लगता आना। हम अपने घर में रहना चाहते हैं। मेरा नाम मोहम्मद ताहिर है, मैं फायर ब्रिगेड में मुलाजिम हूँ। 34 साल मैंने नौकरी की। सन 2018 में मैं रिटायर हुआ हूँ। उसके बाद जो है 2.5 साल हो गए मुझे रिटायर हुए हुए। मैं ये चक्कर काट रहा हूँ। मेरा कोई ना पेंशन स्टार्ट हुई है, सिर्फ 30वीं बीजी मिली है, कोई वाजिबात नहीं मिले। ये मेरी पूरी लिस्ट बनी हुई है, ये देख लीजिए। कोई 1 रुपया भी नहीं मिले मुझे। मेरे 2 बच्चों की शादी है, इन्होंने मुझसे वादा किया था हम एक चेक ऑनलाइन कर देंगे, इन्होंने नहीं किया। वो तारीख जो है डिले करनी पड़ गई। अब दोबारा डेट दी है मैंने तारीख की, ईद के बाद की। अब ये मैं यहाँ चक्कर लगा रहा हूँ, खुशामद कर रहा हूँ कि भाई अल्लाह का वास्ता हमारा कोई चेक ऑनलाइन कर दो, बच्चों की शादी हो जाएगी। मगर ये नहीं कर रहा है, घुसते कमरे में घुसते नहीं देते। क्या करें, कहाँ जाए, परेशान हो गए। 7 लाख रुपये का कर्जदार हो गया मैं इस चक्कर के अंदर में।
अब बच्चा एक बच्चा मेरा काम करता है और एक बच्चा मेरा पढ़ रहा है, मैं कहाँ जाऊँ, किसके पास जाऊँ? वो लड़के वाले तो वो करते हैं, तो बातचीत ख़त्म करने के 3 साल हो गए, बातचीत हुए भी। अब बता क्या करें, रिश्ता टूटने का खतरा है, अगर टूट गया तो मुसीबत, फिर कहाँ जाएंगे? जुल्म होता है, यहाँ जुल्म की इंतहा है। अभी हम सुबह के आए हुए हैं तकरीबन 10 बजे के, तो स्टाफ वालों ने हमें अंदर नहीं जाने दिया, बाहर निकाल दिया कि आज हमारे 2 अफसर नहीं आए हैं, तो आप बाहर जाएं, अफसर आएंगे तो फिर आप आना। जो डायरेक्टर वेलफेयर है वो अल्लाह उनको खोज रखे, वो दरवाज़ा बंद करके बैठे हुए हैं, दरवाज़ा उन्होंने लॉक किया हुआ है, वहाँ भी कोई नहीं जा सकता। पूरा घर का सामान तक बेच दिया, बताइए कहाँ कर जाऊँ? अब भाई कब तक देता रहे? ये भी तो गलत है ना, अपनी बच्चों को देगा ना मुझे देगा। फाइल कोई साल से नहीं मिल रहा है, वो भी एक पैसा है, रिलीफ केस वो फंसा हुआ है अंदर कि वो ऑर्डर आएगा तो मिल जाएगा, ऑर्डर आएगा तो मिल जाएगा, यही हो रहा है। मेरा नाम शेर मोहम्मद है, मैं केएमसी एजुकेशन डिपार्टमेंट डायरेक्टर के पास से रिटायर हुआ हूँ। मुझे 2 साल हो गए हैं, अभी तक कुछ नहीं मिला। गुजर बसर बहुत मुश्किल हो रहा है। अभी मैं कर्जदार हूँ 7 लाख के करीब, बहुत मुश्किल में ज़िंदगी गुजर रही है। अभी पेंशन नहीं मिली, ना कोई बकाया मिलेंगे तो कर्जा भी देंगे ना। हाँ, डायरेक्टर साहब कहाँ बैठे? सीनियर डायरेक्टर साहब का कमरा ये हुआ है। कहाँ है? कौन सी मीटिंग में? कहाँ बैठे हैं आपके डायरेक्टर जो ये देखते हैं मामला को? सर मीटिंग में फाइनेंस डिपार्टमेंट में। ये लोग इतने सारे बाहर खड़े हैं तो उनके मसले कौन हल करेगा? सर डायरेक्टर ही हल करेगा। डायरेक्टर कोई भी नहीं है? डायरेक्टर साहब अभी आए नहीं है। आए मतलब अभी ये टाइम हो रहा है दोपहर का, सपहर का, लोग इतने सारे में हैं सर अंदर। डिप्टी डायरेक्टर भी डिप्टी डायरेक्टर गए हुए हैं किसी काम से, दोनों एक मीटिंग में नहीं है जी। बाकी लोग के मामला कौन देखेगा जो मसाइल हैं? लोग मोहम्मद अली मेमन साहब बैठे हुए ना सर। वो क्या है? अकाउंट ऑफिसर। डायरेक्टर और डिप्टी डायरेक्टर काम अकाउंट ऑफिसर करते हैं? नहीं वो ही करते हैं, जब वो नहीं होते तो वो मौजूद हैं तो वो नहीं, दोनों नहीं है। इत्तेफाक है या ये रोज़ ही होता है? इत्तेफाक है। अभी आए हुए हैं डायरेक्टर साहब यहीं। लोग तो परेशान हो रहे हैं, शिकायतें कर रहे हैं। सर बिल्डिंग में ही है ना। नाम क्या है? मेमन साहब ये फरमाइएगा कौन है अभी? डायरेक्टर साहब, डिप्टी डायरेक्टर साहब कोई भी नहीं है। ये लोगों के मसाइल कौन सुनेगा, कौन देखेगा? बैठो जी, हम सुनेंगे, हम बैठे हुए हैं। क्या मसले मसाइल क्या हैं यहाँ पर? कितने लोग हैं जिनके पेंशनर के मामला हैं? कितने रिटायर्ड मुलाजिम के वाजबात की अदायगी का मामला है? भाईजान जैसे कि हम हर महीने पेंशन पहली तारीख को भेज देते हैं। किसी की पेंशन अगर नहीं मिलती तो जो जारी बात है, हमारे पास समथिंग तकरीबन 21,000 पेंशन है। अभी वाजबात कितने मुलाजमीन रिटायर हुए हैं जिनके वाजबात रहते हैं, जो देने हैं, जिनको 1 रुपया भी नहीं दिया गया? तकरीबन अभी जो हमारे पास वाजबात देने तकरीबन 4 अरब रुपए से ज़्यादा की फिगर है, जिसके हमें जो है ना वो बकाया दे रहे हैं। गवर्नमेंट से हमारी करस्पॉन्डेंस चल रही है, कोर्ट मैटर भी है, तो इंशाल्लाह ताला जैसे पैसे आएंगे तो लोगों को हम दे देंगे। आंखों में आंसू हैं, लब पर फरियाद है। केएमसी के रिटायर्ड मुलाजमीन अरबाब इख्तियार से मुतालबा करते हैं कि इनके वाजबात जल्द से जल्द अदा किए जाएं ताकि इनकी ज़िंदगी से मुश्किलात का खात्मा हो सके। कैमरामैन मोहम्मद कामरान के साथ मोहम्मद अली हफीज़, समा, कराची। तो अली हफीज़ की रिपोर्ट हमने आपको दिखाई है और हमारे ये दबंग रिपोर्टर इस वक्त हमारे साथ स्टूडियोज़ में भी मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम अली, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप? ठीक, आप बताएं। अली रिपोर्ट हमने दिखाई है, आपने जो वहाँ पर हालात देखे, जो मनाज़िर देखे, जाहिर सी बात है फील्ड में होते हैं, आपका एक्सपीरियंस ज़्यादा है, आपको क्या लगता है क्या होगा फिर आगे? आप देखिए, शहर का सबसे बड़ा बल्दियाती इदारा है बल्दिया उज़्मा कराची, इसको केएमसी भी कहते हैं। यहाँ से शहर में माजी में जो है कराची जब तरक्की कराची ने की तो ये इस इदारे का अहम किरदार था। यकीनन जब इदारे किरदार था तो मुलाजमीन का भी अहम रोल था। अब वो मुलाजमीन जब रिटायर हो गए हैं, सरकारी कोई भी मुलाजिम हो,
जब वो रिटायर हो जाता है तो उसकी यही होता है दिल में कि भाई उसको रिटायरमेंट के बाद वाजबात मिलेंगे ताकि उसका जो ज़िंदगी आने वाली ज़िंदगी है वो आसानी उसमें पैदा हो सके। लेकिन केएमसी के रिटायर्ड मुलाजमीन वहाँ पर जो है उनका जो हेड ऑफिस है केएमसी में वेलफेयर डिपार्टमेंट, उसके बाहर ऐसे हमने मनाजिर देखे, रिकत आमेज़ मनाजिर, दिल को तकलीफ़ देने वाले मनाजिर कि एक बुज़ुर्ग खातून हैं जो न्यू कराची से अपने बेटे के साथ आ रही हैं। वो कह रही हैं कि उनके पास जो है बहुत उनको मसाइल होते हैं यहाँ आने में, चक्कर वो काटनी 2 वर्ष से जो है उनको वाजबात की मद में उनके शौहर केएमसी में थे, 1 रुपया नहीं मिला। इस तरह एक रिटायर्ड जो है ड्राइवर हैं, उन्होंने कई वर्ष जो है इस तरह बहुत सी कहानियां हमने आपकी रिपोर्ट में भी देखी हैं। एक खातून ने कहा कि भाई कब तक पालते हैं। लेकिन साथ रहेगा इस वक्त हमें एडमिनिस्ट्रेटर कराची साहब भी ज्वाइन कर चुके हैं, लईक अहमद साहब, उन्हें भी शामिल गुफ्तगू करेंगे। बहुत शुक्रिया आपके वक्त सर। गुफ्तगू आपने सुनी और रिपोर्ट भी यकीनन आपने देखी होगी। एक बहुत बड़ा मसला है कि वाजिबात की अदायगी जो रिटायर्ड मुलाजिमीन है। सर मसला है क्या आप लोगों को पैसा है नहीं, दिया नहीं जा रहा, क्या मसला है कि इनको वाजिबात अदा नहीं किए जा रहे? देखें, ये बड़ा अहम मसला है। इस वक्त केएमसी का सबसे बड़ा क्राइसिस सिचुएशन भी इसी हवाले से है कि तकरीबन 4.25 अरब रुपए की पेंशनरी लाइबिलिटीज़ हैं जो बरस से अक्यूमुलेट होती रहीं और ये पेमेंट नहीं की जा सकी। केएमसी के अपने रिसोर्सेज जो है उस तरीके से मोबिलाइज़ नहीं हुए कि वो इसको पे बैक कर सकें। नतीजा ये है कि मंथली पेंशन तो दी जा रही है तमाम पेंशनर्स को, लेकिन उनकी जो पेंशनरी लाइबिलिटीज़ होती हैं कम्यूटेशन से लेकर LPR वगैरह वो नहीं दी गई, तो ये अकुमुलेट होकर 4.25 अरब रुपए हो गई है। अब रिसेंटली जो है गवर्नमेंट ऑफ सिंध की तरफ से एक मिनिस्ट्रियल कमेटी कायम हुई है जिसमें इसको लाइबिलिटी को क्लियर करने के लिए जो है डेलिब्रेशंस चल रही हैं, डिस्कशंस चल रही हैं और बहुत जल्द ही इसके हवाले से फ़ैसले किए जाएंगे और ये पेमेंट जो है लोगों तक मुयस्सर आ सकेगी। तो जैसे ही ये कमेटी अपना काम मुकम्मल करती है तो यकीनन इसका कोई ना कोई हल निकलेगा। ठीक है। अच्छा लाइक साहब, ये भी फिर फरमा दें कि क्या केएमसी हम ये समझें कि सिर्फ हुकूमत सिंध की इमदाद पर चलेगी या कभी खुद भी कमाना शुरू करेगी? आखिर केएमसी की कारकर्दगी कब तक ठीक हो जाएगी, हम कब तक उम्मीद रखें? जो TOR हैं इस कमेटी के, उसके अंदर जल्द अज जल्द करने का कहा गया है ताकि ये एक मसला हल हो। एक मीटिंग प्रिलिमिनरी हो चुकी है इस हवाले से और मोडालिटीज़ कई सारे मॉडल्स देखे जा रहे हैं कि किस तरीके से इस पेमेंट को करें और आगे केएमसी की सस्टेनेबिलिटी, फाइनेंशियल वायबिलिटी के ऊपर भी काम चल रहा है। जो अपने रिसोर्स मोबिलाइजेशन के हवाले से काम चल रहा है उसके अंदर MUCT के जो बिल्स हैं वो इस वक्त डिस्ट्रीब्यूशन में हैं और उसका इम्पेक्ट आना है। साथ में जो मार्केट्स हैं उसको डिजिटाइज़ करने की कोशिश की जा रही है कि कहाँ कहाँ पर हम रेंटल वैल्यू ले सकते हैं, उसको एनहांसमेंट की बात कर सकें। इसी तरह जो पेट्रोल पंप्स हैं जो दिए हुए हैं केएमसी ने दीगर लोगों को, हॉक्स बे के ऊपर हट्स हैं, इस तरह के बहुत सारे एवेन्यूज़ हैं। पार्किंग के हवाले से है, उसके चार्ज जो किया जाता है। तो काम इस वक्त चल रहा है और इसका इम्पेक्ट जल्द अज जल्द आने की तवक्को है कि जैसे ही ये चीज़ें मटेरियलाइज़ होंगी, बिल्स डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे तो उससे खासा फंड आना है जिससे केएमसी अपने पैरों के ऊपर खड़े होने की तरफ जाएगी। और साथ में ही वो कमेटी जो बनी हुई है जो रिसोर्स मोबिलाइजेशन के हवाले से, उसमें कई सारे ऑप्शंस अवेलेबल हैं कि नए टैक्सेशन से लेकर और मज़ीद जो डाइवर्ट किए जा सकते हैं फंड्स केएमसी की तरफ, उस हवाले से भी पेश रफ्त है और इंशाल्लाह जल्द ही इसकी फाइनेंशियल वायबिलिटी और सस्टेनेबिलिटी के हवाले से कई अहम फैसले होने हैं। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। लईक साहब साथ मौजूद है। वाली गुफ्तगू आपने सुनी। मुझे ये बता दें कि अगर सिंध हुकूमत ने जो मीटिंग भी थर्सडे की, सिंध हुकूमत ने जो कहा कि ख़ुद कफ़ील हो जाए केएमसी, और हम देखते हैं अली कराची सबसे बड़ा शहर है, यहाँ पे चौक चौराहा गली नुक्कड़ हर दुकान के बाहर भी वो लोग खड़े होते हैं जो केएमसी के नाम पर पार्किंग लेते हैं, चिट नहीं देते। तो अगर वो चीज़ें बड़ी स्ट्रीमलाइन हो जाएं और वो जो भी पैसा जा रहा है और इस पार्किंग के ही सारा पैसा केएमसी को जाए तो ये मसला ख़त्म नहीं हो जाएगा? देखिए, बहुत से तरीक़ाकार हैं जो अगर आप अपनाया जाए केएमसी तो इन मामला से जो है इन मसाइल से निकल सकती है। संजीदगी की ज़रूरत है। हुकूमत सिंध हो या केएमसी इंतज़ामिया, जिस तरह लईक साहब ने भी कहा, एक अच्छी एफर्ट्स इन्होंने निशान कर भी कोशिश भी रहे, अगर अमली तौर पे कुछ हो जाए, क्योंकि इस शहर कराची के लिए बड़ी खिदमत की है केएमसी के मुलाजमीन ने। 34 वर्ष एक शख्स ने आग बुझाने का काम किया। अब जब वो रिटायर हो गया तो वो कह रहा है कि उसके घर में जो इसकी बेटी है उसकी शादी नहीं हो पा रही। देखें, ये मसाइल को हल करना पड़ेगा। हुकूमत सिंध को अब जो है वो काम करना पड़ेगा, इनके मसाइल हल करना पड़ेंगे। 4 अरब के फंड जो है जो काम करना पड़ेगा, जैसे हमने कहा, सिर्फ और सिर्फ पार्किंग वाला जो मामला है उसी का सारा पैसा इन एक्चुअल अगर केएमसी के पास आ जाए, आपको नहीं लगता कि मसला हो जाएगा? आपकी बात भी अपनी जगह दुरुस्त है। आमदनी के कई जराए हैं केएमसी के, एक पार्किंग नहीं और दीगर भी हैं, लेकिन हुकूमत सिंध क्योंकि
अब केएमसी की जो केएमसी हुकूमत सिंध के मातहत है केएमसी, तो हुकूमत सिंध को 4 अरब के जो मामलात हैं, वाजबात हैं केएमसी के रिटायर्ड मुलाजमीन के, दीगर बल्दियाती इदारों के मुलाजमीन के, इनको हल करने के लिए अब बातें नहीं अमली काम करें। कोर्ट्स में भी मैटर गया हुआ है ये, यकीन जाने बेहद परेशानी होती है वो उन मनाजिर को देख के कि एक बुजुर्ग खातून, एक बुजुर्ग जो है शख्सियत जो है ज़ाहिर है आंखों में आंसू देखना बड़ा मुश्किल होता है। लेकिन एक जुमला मुझे इसमें दीजिएगा कि जो मामला वसीम अख्तर साहब उठाते थे, फंड्स नहीं है, वही मामला अभी तक है। लेख साहब भी जो बात करें वही मामला है। देखिए मेयर कराची को तो खैर उनको तो बुला के पूछना चाहिए था कि 4 बरस आप रहे, आपने कोई एक काम किया? रिटायर्ड मुलाजमीन का जो मामला है उनके दौर में क्या हुआ? मतलब वो मुंतखब थे, कराची के मेयर थे, तो वो अपने बल्दियाती चेयरमैन के साथ सेम हाउस के सामने बाहर प्रोटेस्ट करते कि वो कराची के लोग जिन्होंने खिदमत की, उनके घर में खाने के लाले पड़े हुए हैं, फाके खुशी पे मजबूर हैं, परेशान हैं लोग, उनके मसाइल करने के लिए 4 अरब रुपए की ना हुए। अली, आपको लगता है अब हल हो जाएंगे? गुफ्तगू आपने इनकी सुनी, सिंध हुकूमत का मौक़िफ़ भी आपके सामने है, हल हो जाएंगे नजर आ रहे हैं? क्योंकि सुनते हम ये हो जाएगा, देख लेंगे, कर लेंगे। देखिए बल्दियाती इलेक्शन हो तो वो अदालत के हुक्म पे हुए, और ये मामला भी जो है रिटायर्ड मुलाजमीन के वाजबात का मामला भी अदालत में जा चुका है। अदालत इनसे बासपुर्स कर रही है हुकूमत सिंध से, तो लिहाजा कभी इम्कान नज़र आ रहा है। और एडमिनिस्ट्रेटर लईक अहमद साहब से जो हमारी गुफ्तगू हुई, उन्होंने गुफ्तगू में ये तासुर दिया है कि अब कुछ संजीदगी नज़र आ रही है गवर्नमेंट सिंध में। अली कि ये संजीदगी वाकई हमें दिखाई इस तरह से दे कि उनके वाजबात अदा हुए। थैंक यू वेरी मच। पंजाब की मुशीर डॉक्टर फिरदौस आशिक अवान साहिबा कराची पहुंची। समंदर की उन्होंने सैर की। ऐसा कैसे हो सकता है कि आप कराची है और समंदर की सैर ना करें? फिरदौस आशिक अवान साहिबा ने कराची के साहिल पर कश्ती चलाई, जेट स्कीइंग की और नया दिन के एंकर मोहम्मद शुएब से खूब मज़े की बातें की। इंकशाफ भी कर दिया कि उन्हें तो पता नहीं कितने महीने से तनख्वाह नहीं मिल रही। कितने महीने थे? 6 महीने से तनख्वाह का घर कैसे चल रहा होगा, ये मेरे भी ज़हन में सवाल था। तो आपको दिखा देते क्या क्या बातें हुई, कितने मज़े की बातें हुई, क्या शुएब ने सवाल पूछे, उन्होंने क्या जवाब दिए, आइए देखते हैं। अस्सलामुअलैकुम आपा। वालेकुम अस्सलाम। छापा पै गया जी। छापे पै गए, पुलिस आ गई। आपा किधर जा रही हैं? बस मैंने कहा कि ये सारा दिन आप लोगों से छुपा के कहीं कोई 2 लम्हे सुकून के गुजार लो। समा तो छुपना मुश्किल नहीं है, बड़ा मुमकिन है। जहाँ कोई नहीं पहुँचता वहाँ समा पहुँच गया। क्या बात है। आपा आई हैं जनाब कराची में, और आपा का कराची का नया दिन कैसा होता है? आपा कहाँ घूम फिर रही हैं, समंदर एक्सप्लोर कर रही हैं? जरा आपा से करेंगे कुछ चटपटी सी बातें, नो सियासत, ओनली मस्ती। आपा मैंने सुना पैरासेलिंग करने आई हैं। इरादा तो यही था। अच्छा, और मैं रंगे हाथों पकड़ी गई। नहीं हमने तो पकड़ा आपा, लेकिन मैंने सुना है कि आप पैरासेलिंग करने आई लेकिन इनकार हो गया। असल में आए तो इसी नीयत से हैं, लेकिन चूँकि बहुत ज़्यादा विंडी है आज और रिस्की है, मैं तो इस एडवेंचर में जाने के लिए तैयार हूँ, लेकिन हवाएं मेरा बोझ उठाने के लिए तैयार नहीं। हवाओं ने इनकार कर दिया। उन्होंने कहा बहुत भारी पर्सनैलिटी आ चुकी है, सियासी तौर पर तो भारी है ही है, लेकिन जब हम गुफ्तगू करते हैं तो हमें हर लिहाज से भारी नजर आते हैं। चूंकि अभी तो मैं बोल रहा हूँ, लेकिन अब यकीन जाए 2-4 मिनट के बाद मैं नहीं बोल रहा हूँ, वो मुझे बोलने नहीं देंगी, मेरी बोलती बंद हो जाएगी। आपा बंडल आइलैंड की तरफ मैं देखा था, आप देख रही थी। क्या आप भी कोई ख्वाब देख रही थी कराची वालों की तरह कि ये है वो बंडल आइलैंड कि जहाँ पर शायद कभी लो कॉस्ट हाउसिंग स्कीम्स बनेंगी, जो कि हमने देखा कि इस्लामाबाद में बनी, इमरान खान साहब ने बैलेटिंग की, एक गरीब का सोचा गया? देखिए ये कराची वाले ही नहीं सिर्फ सोच रहे, इमरान खान साहब, पीटीआई की आदत और मौजूदा हुकूमत आपकी सोच रही है। अच्छा। और ये सिर्फ वो सोच नहीं, अब इसकी तरफ अमल शुरू हो गया। अच्छा। और प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान ने जो इस आइलैंड को आबाद करने के लिए, इसको मुस्तकबिल का इकोनॉमिक हब बनाने के लिए, इसके साथ जुड़ी रेजिडेंशियल रिक्वायरमेंट्स, इकोनॉमिक मोबिलिटी, आपके मज़ेदार चटपटे खाने, आपकी ओवरऑल एंटरटेनमेंट एंड रिक्रिएशन, ये सब इस आइलैंड के आबाद होने से जुड़ी है। और यकीन माने कि लोग दुबई भूल जाएंगे और लोग जो है वो दुनिया भर से टूरिस्ट यहाँ आएगा। और टूरिज़म के साथ जब आपका ये समंदर जुड़ जाएगा तो जो आपकी समंदर से बड़ी आबादी का समंदर फैल रहा है कराची के अंदर,
उनकी ज़रूरियात को ये बंदरलैंड पूरा करने का बायस बनेगा। और ये बदकिस्मती है कि सूबाई हुकूमत ने चूंचे लड़ा रही है फेडरल गवर्नमेंट के साथ। ये कोई वफाक या सूबे का इशू नहीं है, ये कौमी इशू है, ये अवामी इशू है और इसको मुल्क की मफाद में मिल के दोनों हुकूमतों को देखना है। और इमरान खान ने तहैया कर लिया इसको आबाद करना है। अच्छा, लेकिन आपा एक मेरी कंफ्यूजन है। देखिए, जब संजरानी साहब चेयरमैन सेनेट बने थे, जिस वक्त बने थे, उस वक्त जाहिर है क्योंकि आपकी सीट्स कम थी और एक मुश्किल घड़ी थी, लेकिन एक कैंडिडेट को लेकर आना और फिर उस कैंडिडेट को चेयरमैन मुंतखब कराना, पार्टी से एक तरह से साथ बैठ ही गई ना। चेयरमैन के लिए भी बैठ ही गई। अपन यहाँ के लिए भी अगर बैठ जाएं, यहाँ के लिए भी कॉल कर लें, यहाँ के लिए भी बात कर लें, तो क्या मुज़ाहिका है? देखिए, यहाँ प्राइम मिनिस्टर ने प्रोविंशियल गवर्नमेंट को ऑन बोर्ड लिया हुआ है और वज़ीर आला के साथ मिल के सियासी रंग दिए बगैर इसको किसी जमात या किसी सूबे का लसानी इशू बनाए बगैर इसको कौमी मफाद में देखा जाए। और मैं समझती हूँ कि इमरान खान जिस बात का तहैया कर लें, वो कर गुजरते हैं। और मुझे अच्छा तजर्बा है उनके साथ काम करने का कि फिर वो कोई उनको पहले उनको कन्विंस करना पड़ता है। Once he is convinced, तो he can convince others. कन्विंसिंग जब करनी होती है किसी भी मामले की, तो इमरान खान के करीबी ऐसे कौन से 3-4 नाम है जिनकी वो बहुत सुनते हैं, जिनकी बहुत मानते हैं, जिनको इनकार नहीं करते? वो किसी की नहीं मानते स्वाय लॉजिक की। लेकिन आपा ये कहा जाता है कि मुराद सईद साहब हों, जुल्फी बुखारी साहब हों और पहले ज़रा जहांगीर तरीन, फिर ज़रा कुछ रिलेशन 19-20 हुए, ये 3-4 नाम ऐसे हैं कि जिनकी खान साहब बहुत ज़्यादा सुनते हैं। तो कभी ऐसा मामला इन तीनों के साथ भी हो कि उन्होंने कुछ बात की हो, मे भी इसमें लॉजिक ना, और इमरान खान साहब ने डिनाई की हो? नहीं, ये परसेप्शन है। परसेप्शन है, डिनाई करते हैं उनकी बातों को। कोई उनका फेवरेटिज्म के साथ जुड़ा किसी के साथ झुकाव नहीं है। अच्छा, वो हकीकत सुनने के आदी हैं और हकाइक सुनते हैं। जो चीज़ उनके दिल को लग जाए उसके आगे फिर जो मर्जी आगे खड़ा हो जाए, अच्छा, वो पीछे नहीं हटते। अच्छा, आप फॉर एग्जांपल माहौल ऐसा बनाया जाए, माहौल ऐसा हो जाए कि इमरान खान साहब, मैं विद रिस्पेक्ट टू बंडल आइलैंड बात कर रहा हूँ और कराची के इशूज़ पे बात कर रहा हूँ, इमरान खान साहब और बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब एक रूम में बैठे हो, एक मेज़ पे बैठे हो और कोई मशवरा देने वाला ना हो, कोई पंप करने वाला ना हो, कोई गुमराह करने वाला ना हो किसी भी साइड से, आपको लगता है कि बिलावल भुट्टो भी बात मानेंगे, बात सुनेंगे? अगर इमरान खान साहब डिस्कस करेंगे जैसे शुरू, तो ये एड्रेस हो जाएगा? देखिए, इमरान खान साहब को बिलावल या मुराद शाह या जरदारी साहब की कोई ज़ाती अनाद या दुश्मनी नहीं। वो पाकिस्तान के अवाम की जंग लड़ते हैं और जब उनको ये यकीन होगा कि ये मंसूबा किसी की जेब भरने, किसी के ज़ाती मफाद और कारोबार के लिए नहीं बनेगा, ये सिर्फ़ और सिर्फ इसका फ़ायदा आने वाली नस्ल को होगा, तो उन्हें ज़्यादा कन्विंस करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अच्छा। लेकिन बदकिस्मती से सिंध के अंदर जो भी प्रोजेक्ट माजी में आता रहा है उसके साथ कहानियाँ आती रही हैं, स्टोरीज जुड़ती रही हैं, शख्सियात जुड़ती रही हैं, स्कैंडल जुड़ते रहे हैं और फिर वो समंदर में गर्क होता रहा प्रोजेक्ट। अल्टीमेटली हम ये चाहते हैं कि समंदर के अंदर ये जजीरा समंदर में गर्क ना हो, ये आबाद हो और ये करप्शन के समंदर से हम इसको गोते खाता ना देखें, उससे बाहर निकाल के हकीकत में इसको आबाद करें। ठीक, लेकिन फिर आपने ज़्यादा, क्योंकि आपका एक सियासी माजी है, इसलिए मैं पूछ रहा हूँ, आपकी अपनी ज़ाती राय में बिलावल भुट्टो क्या वो भी अवाम के मसलों पर दिलचस्पी रखते हैं और आपको लगता है कि वो करना चाहते हैं, उनकी भी शायद विल है, लेकिन कोई मशवरा ऐसा दे जाता है उनको, जिस तरह कहते हैं ना कि चलाते जरदारी साहब, चाबी उनके पास है, तो ऐसा मामला है? देखिए, एक यंगस्टर है, अच्छा। उसकी यंगस्टर्स की एक जब नौजवान होते हैं आप, तो आपके अंदर ना ज़्यादा जो है जज्बा होता है। आप जज्बा है बिलावल भुट्टो में? देखिए, जज्बा तो मैं इवन मेरे जितने भी मुखालफिन हैं उनको मैं कभी भी नहीं कहती कि उनके अंदर जज्बा नहीं है, पाकिस्तानियत लेकिन पाकिस्तानियत है, लेकिन उस पाकिस्तानियत को वो अपने ज़ात के लिए जोड़ लेते हैं, अपनी काज के लिए जोड़ें उसको। मरीम नवाज़ पाकिस्तानियत कूट कूट के भरी है, वो भरी होती तो फिर मोदी ना वहाँ आता, मोदी का वहाँ आना, पगड़ियाँ तब्दील करना, एक दूसरे के साथ दोस्ती की पिंगें बढ़ाना। आपको नहीं लगता कि दोस्ती की बात तो होनी चाहिए? दोस्ती देखिए, नॉट एट द कास्ट ऑफ कश्मीर कास्ट, कश्मीरियों का लहू नहीं बेचना चाहिए। बाकी हम बातचीत के ज़रिए ही, आपको पता है कि टेबल टॉक से ही हारी हुई जंगें जो जीती जाती हैं, टेबल टॉक से होता है। लेकिन तो उसमें देखिए, हुब्बुल वतनी पर हमें
शक नहीं है, लेकिन हमें उनकी जो करतूतें हैं वो नादान दोस्त और अक्लमंद दुश्मन। नहीं, लेकिन आपने सुना ये नादान दोस्त है। अच्छा, ये शायद वो नादानी में वो काम कर जाते हैं जो हमारा अक्लमंद दुश्मन जो है यानी मैं ये वो इनको इस्तेमाल कर जाता है। यानी मैं ये समझूं आपा कि वो चाहे नवाज शरीफ साहब हो, शहबाज शरीफ साहब हो, मरीम नवाज हो, पाकिस्तान के लिए सोचते हैं लेकिन कहीं ना कहीं से इस्तेमाल हो जाते हैं, ऐसा इसलिए कि उनके इंटरेस्ट बाहर है ना, उनके कारोबार बाहर हैं, उनके बच्चे बाहर हैं, उनके अकाउंट्स बाहर हैं, माल पानी बाहर है, तो फिर कोई ना कोई तो उनको लीवर चाबी दे लेता है ना। अच्छा, तो आपके मफाद जब सारा कुछ पाकिस्तान में होगा फिर कोई किसी को चाबी नहीं दे सकता। PMLN is booked forever? डिपेंड्स के हाउ दे बिहेव, कैसा बिहेव करें तो मामलात सुलझ सकते हैं, इदारों को ना ललकारें, ये पॉइंट है। जो कानून के मफरूर और इश्तिहारी हैं वो वापस आएँ, अदालतों का सामना करें। इमेजिन मरीम नवाज आपकी दोस्त हैं, शी इज़ अ वेरी गुड फ्रेंड ऑफ योर्स, और आपने मरीम नवाज को इन हालात में कोई मशवरा देना है, आप मिनिस्टर भी नहीं है, आप सिर्फ मरीम नवाज की दोस्त हैं, क्या मशवरा मरीम नवाज को? मैं उन सबसे पहले से ये कहूँगी कि सियासत जो है वो सीखने से आती है, करने से नहीं आती है। ठीक। और सियासत सीखने के लिए ग्रास रूट लेवल से आपको स्टार्ट लेना पड़ता है, और नवाज शरीफ की बेटी हो के सियासत के सिंहासन पे बैठना ये इतना आसान काम नहीं है। बिल्कुल ठीक है। आपको कई दफ़ा हारना है, कई दफ़ा जीतना है, बिल्कुल, फिर अपनी हार से सबक सीखना है। लेकिन असल सियासतदान वो होता है जो हारता तो जीतता रहता है लेकिन हौसला नहीं हारता। बिल्कुल। और मरियम जो है वो अभी चूंकि ताज़ा जोश है बिलावल और उसका, तो दोनों बगल बच्चे बन गए मौलाना साहब के। मौलाना साहब ने उन्हें 12वें खिलाड़ी के तौर पे उन दोनों को इस्तेमाल किया ग्राउंड में जाने के लिए, तो वो खुद भी नाकाम हुए और उन दोनों ने उनकी दुनिया और आखिरत भी खराब कर दी। क्या बात है जी, आपा जैटी चला रही हैं आपा, आज क्या कुछ करना है? बस आज ये साबित करना है कि कराची वालों सुधर जाओ। आपा आ चुकी है कराची और छा चुकी है कराची। आपा यूँ तो आप बड़ा एंजॉय करें इस वक्त, लेकिन आवाम एंजॉय नहीं कर रही है। आवाम का एक बड़ा मसला है महंगाई का। तो मेरा सवाल आपसे है कि खान साहब भी कहते हैं गुजारा नहीं होता, आपा का गुजारा होता है तनख्वाह में? नहीं होता, मुझे तनख्वाह मिल ही नहीं रही है। आपको तनख्वाह नहीं मिल रही? अभी तक नहीं मिली है, मजलूम। आपको तनख्वाह नहीं मिली? एहतजाज करें। अब एहतजाज अपनी दुकान पे बैठ के कैसे करें? बुजदार साहब आपा की तनख्वाह दो, हम नारे लगाए आपके साथ। वो चूँकि वो जो डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर होते हैं कोई मतलब आपको अकाउंट्स डिपार्टमेंट से इकट्ठे करने हैं। अच्छा। मिल तो जाएंगे मुझे, लेकिन शायद ईद पे मिले। आपा कितने महीने की तनख्वाह नहीं मिली? 6 महीने। 6 महीने से आपा को तनख्वाह नहीं मिली। और मैं तो एहतजाज करने के लिए अपनी हट्टी पे बैठ जाऊंगी। आपा वैसे हाउ वाज एक्सपीरियंस जेटी का इन सी? ये खतरों से खेलना तो मेरा फन है, और खतरों से खेल के जीतना मेरा पैशन है। क्या बात है। और मुझे मुश्किल काम करके ज़्यादा खुशी होती है। क्या बात। ये और जो कोई ना कर सके मैं वो चैलेंज लेती होती हूँ कि मैं करूँगी। मैं इसको ये समझूँ कि तर्जुमानी कोई और नहीं कर सकता था पीटीआई की पंजाब में, जो इसलिए आप कर रही हैं, समझूँ ये खान साहब को पता है, क्योंकि वो टीम के अंदर आपको पता है जब खिलाड़ी चुना करते थे तो वो देख लेते थे कि किसका क्या टैलेंट है। वेल वेरी राइट। तो इस वक्त अगर वो ला रहे हैं हमें, मुझे यहाँ ले आए हैं, तो इसका मतलब है कि उनको पता है कि मुझसे क्या काम लेना है। आप वैसे कभी ये होता और जिस दुकान पे मुझे आवाजें लगाने के लिए खड़ा किया वहाँ गाहक ही कोई नहीं। क्या होता है आप, लेकिन कभी ये हुआ दुकान पे गई हो ग्राहक बन के और बार्गेनिंग करनी पड़ी हो? अच्छा, ये इत्तेफाक नहीं हुआ है। अच्छा। क्योंकि मैं रियलिस्टिक हूँ, जिसका लेजिटिमेट जो शेयर बनता है ना उसको मिलना चाहिए। अच्छा। और मैं बड़े प्यार से अगर कहीं शॉपिंग के लिए जाऊँ तो मैं पहला सवाल कर लेती हूँ कि इसमें तुम्हारा हक लाल का प्रॉफिट कितना है। अच्छा। और वो अगर मुझे जेन्युइन बताएगा तो मुझे पता चल जाएगा कि सही बता रहा है। अगर गलत बताता है तो इसका मतलब ये हुआ कि वो चीट कर रहा है। अच्छा। तो जो चीट कर रहा है उसको जो है वो अल्टीमेटली मैं कहती हूँ कि तुम इतने, अगर लेजिटिमेट प्रॉफिट तुम्हारा 500 है
तो तुम बिजली का बिल दे रहे हो, किराया दे रहे हो, तनख्वाहें दे रहे हो इनकी, 500 से ज़्यादा अगर तुम्हारा कोई प्रॉफिट है ना, इसका मतलब है कि तुम नाइंसाफ़ी कर रहे हो। सही। और ये तुम्हारा हक लाल का जेन्युइन प्रॉफिट 500 रुपये है। अब जो एक्चुअल प्राइस है वो मुझसे ले लो। तो ले लेते हैं फिर ले लो। देखें आपा कि आप टैक्टिक्स चेक करें, वो पूरा कैलकुलेट करती है, मैथ्स लगाती है, उसके बाद कोई चीज़ खरीदती है आपा। लेकिन एक बात और, जो हमारे नेबरिंग कंट्रीज़ हैं, अगर उनसे हमारा ट्रेड, स्पेशली अगर मैं इंडिया की बात करूँ, ट्रेड जारी रहे तो चीज़ें दोनों साइड बड़ी अच्छी हो जाएंगी। आप इसकी हामी है? देखिए मेरा हल्का जो है ना वो वर्किंग बाउंड्री पे और लाइन ऑफ कंट्रोल पे है। बिल्कुल सियालकोट उसके मेरे से 10 किलोमीटर बाद जम्मू शुरू हो जाता है। सजीतगढ़ बॉर्डर मेरे हल्के से गुजरता है। मेरे लोगों ने बड़ी कुर्बानियाँ दी हैं, बड़ी जानें निछावर की हैं, और रोज़ बॉर्डर पे क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म की आड़ में इंडिया जो करता है वहाँ और फायरिंग करता है, तो मेरे लोगों की कीमती जानें जाती हैं, उनके माल मवेशी ज़ाया होते हैं, फसलें तबाह होती हैं। मुझसे बेहतर कौन इस बात का हामी होगा कि अमन हो। लेकिन हिंदुस्तान की जो मकाराना सोच है, यानी बराबरी की बुनियादों पे अमन हो, हमें दबा के, गला घोंट के, मार के, चुप करा के अमन जो है वो हम कभी नहीं चाहेंगे। हम खुददार कौम है, हम अपने इक्वल राइट्स की बुनियाद पे अमन चाहते हैं। बिल्कुल सही। और कश्मीर जो हमारा मेन बोन ऑफ कंटेंशन है, उन कश्मीरियों का अक़वाम मुत्तहिदा के किए गए जो वादे हैं उनके मुताबिक जो है वो होना चाहिए, अमल होना चाहिए और हल होना चाहिए। और कश्मीरी जो हैं जब उनको राइट ऑफ सेल्फ डिटर्मिनेशन इंडिया दे देगा तो हम सारे मुज़ाकरात के हामी हैं, और हम चाहेंगे कि हिते में अमन हो, ट्रेड हो, प्रॉस्पेरिटी हो। और अगर अमन हो गया तो इंशाल्लाह आपको मैं यकीन दिलाती हूँ कि ये हिस्सा सोने की चिड़िया होगा। ज़बरदस्त। चलें जी, वापस चलते आगे की तरफ। बहुत हो गई जेटी की राइड, वापस जाके बैठते हैं। थक तो नहीं गई आप? नहीं, मैं थकने वाली रूह ही नहीं। मैंने हाथ पकड़ा ही नहीं कभी किसी का, सबको हाथ पकड़ाया है, बहुत नहीं पकड़ा। फिरदौस आशिक, आप मुझे बड़ी अच्छी लगते हैं। क्या आप शादी करेंगी? क्या ऐसा का जुमला किसी ने आपको कहा हुआ? आपा ये गुनाह कभी किसी ने नहीं किया। आपा स्टूडियोज़ में इंटरव्यू होना, DSNG का आना, चलते फिरते इंटरव्यूज होना, ये कैसा डिफरेंट एक्सपीरियंस था? ये आप जो है वो कराची वाले जो हैं वो हमेशा ख़ास तौर पे समा ने ट्रेंड सेट किए हैं, और आपने आज ये साबित किया है कि आपको घेरना आता है और काबू करना आता है, और मुझे अगवा करना आता है। और कराची वालों, यहाँ तो अगवाकार ख़त्म हो गए थे, समा के अंदर नए अगवाकार पैदा हो गए। समा ने आपा को अगवा कर लिया। आप बड़े मज़े से एंजॉय करने आई थी, आप डीप सी के जाएंगे, बंडल आइलैंड पैरासेलिंग करेंगी, लेकिन हमने कहा नहीं भाई, आपा नहीं मिल रही, आपा ज़रूर कहीं एंजॉय करें। हमने आपा को पकड़ लिया यहाँ पे। और ये समा का ये एक ऐसा डिफरेंट इनिशिएटिव है जो मेरा ख्याल है कि रिक्वायरमेंट भी है, इसको करें, बजाय इसके कि वो स्टूडियो की लाइटें, वो DSNG का शोर। हमारे भी दिल हैं, हमारे भी जज्बात हैं, एहसासात हैं, हमें भी तफरीह भी चाहिए, खुशी भी चाहिए, सुकून भी चाहिए, और थोड़ा सा अपने लिए वक्त भी चाहिए। तो ये शायद मैं पूरी ज़िंदगी में इतना टाइम ना निकाल पाती जो आज आपने काबू करके मुझे ये बताया है कि ये भी ज़रूरी है। ये भी ज़रूरी है, ये इस तरह भी सांस देना बड़ा ज़रूरी है, क्योंकि आप थक जाते हैं, एग्जॉस्ट हो जाते हैं, बड़ा ज़रूरी है। आपकी पंजाबी दायरा हम सबको बड़ी पसंद है। आपका अपना ज़ाती जुमला कौन सा आपका ही फेवरेट है, जो कि आप जब बड़े फन के एलिमेंट में तो आप वो जुमला बोलती हैं? जान छड्डो। आपा सबसे पहले तो आपने घबराना नहीं है। आपने नहीं घबराना। आपने भी नहीं घबराना। मैं आपा को लेकर जा रहा हूँ जेट स्की पर। आपा बड़ा ज़बरदस्त मज़ा आ रहा है यहाँ पे जेट स्की हम करें। मुझे थोड़ा सा बताएं कि लास्ट टाइम आपा ने जेट स्की कब की थी? मेरा समंदर जो है वो एक फेवरेट रहा है, हमेशा से पानी मेरा फेवरेट रहा है। सही। और बचपन से ही स्विमिंग करना मेरा शौक रहा है। आपको स्विमिंग आती है? बिल्कुल आती है। क्या बात है, ये तो मालूम ही नहीं था आपको स्विमिंग आती है। आप मछली पसंद है आपको?
बहुत पसंद है। शिकार करना या बनी बनाई खाना? शिकार मुझे ट्राउट करनी पसंद है। ट्राउट गंदे पानियों में होती नहीं है, और उसके लिए जो नॉर्दर्न एरिया में हम ट्रिप्स पे जाया करते थे स्टूडेंट लाइफ में, कलाम में, शुगरान में, नारान में, सही। तो वहाँ हमें मौका मिलता था अपने हुनर दिखाने का। अच्छा। और स्टूडेंट लाइफ में काफ़ी फिशिंग की है हमने। जबरदस्त। दोस्त सारे इकट्ठे गए फिशिंग करने? बिल्कुल, ट्रिप होता था। सही। एफजे का मैं ऑर्गेनाइज किया करती थी। जबरदस्त। सारे औजार सामान किराए पे लेके जब ताक लगा के बैठते थे कि हमने ट्राउट का शिकार करना है, सही सही, तो इर्द गिर्द देखते थे तो हमें शिकार करने के लिए बहुत सारे लोग खड़े होते थे। आप जरा कोई कहानी तो सुनाए किसने छेड़ा हो आपको और फिर उसे हिसाब देना पड़ गया हो। रोड पे अक्सर जब देखते थे लोग कि कोई खातून चला रही है, लड़की चला रही है, टीनेजर, तो वो उनकी कोशिश होती है कि आपके आगे आके ब्रेकें लगाएं, डराएं, अच्छा, अपने हुनर दिखाएं। सही सही। तो यहाँ एक और हुनर दिखाने वाला होता था, तो वो जब छेड़ के निकल जाते थे तो मेरी दोस्ती होती थी साथ, मैं उस फुल स्पीड में उनका पीछा करती थी। अच्छा। और जब तक मैं उनके आगे गाड़ी ले जा के बराबर उसी तरह का बदला लेके वापस नहीं आती थी, तो मेरी दोस्तों को पता होता था कि ये बदबख्त तो अब चला गया, हमारी जान पे अज़ाब बन गया, क्योंकि इसने जितनी स्पीड से गाड़ी चला के वहाँ तक पहुँचना है। सही सही। हम सब की जिंदगियाँ रिस्की। तो ऐसी सूरत में यकीनन ये एक फ्यूल खत्म हो गया, हम आपा से घूम फिर रहे हैं, आपा फ्यूल ही खत्म हो गया, लेकिन आपा है, आपा की एनर्जी है, जेट्स की वापस जाएगी। आपा एक सवाल और मुझे बताएं। नहीं, ये वो उसी तरह फ्यूल खत्म हुआ जैसे आजकल पीडीएम का खत्म हुआ। मौलाना फजलुर रहमान का फ्यूल खत्म हुआ है। ये डीजल मुक गया है, डीजल मुक गया। चलिए जी वापस चलते हैं, लेकिन एक सवाल अभी क्योंकि आपस हम बात करते हैं कि आज का दौर आपा ऐसा है कि डिजिटल मीडिया पे हरासमेंट होती है, फेसबुक, इंस्टाग्राम, लोग मैसेज करते हैं, लड़के स्पेशली लड़कियों को, जरा वो दौर मुख्तलिफ था, वहाँ पे आपने कहा छेड़ने के अंदाज मुख्तलिफ थे। कभी आपा मुक्का मारा किसी को? मारा। आपा ने मुक्का भी मारा है? देखिए, हर इंसान वो कहीं पे भी बैठा है, उसको रिक्रिएशन चाहिए, उसको रिलैक्सेशन चाहिए। कराची का ये जो रुख था उसको देखने की ख्वाहिशमंद थी। आपा मैं कैसा राइडर हूँ? अच्छे राइडर हो, लेकिन मैं पीछे सपोर्टर, आपकी फैसिलिटेटर कैसी हूँ, को राइडर कैसा है? इसमें कोई शक नहीं जी, आपा के साथ राइड करके बड़ा मजा आया, लेकिन अब मेरी एक ख्वाहिश है कि आपा भी राइड करें। अच्छा, आपा हो जाए? चले मैं उतरता हूँ, आपा राइड करेंगे। आ जाए आप, आगे हो जाए। आपा ये है स्टार्ट का बटन, ये स्टॉप है, यहाँ से आपने सिर्फ इसको आपा हल्का सा यूं करना है। आपा इतनी देर से हम समंदर में, कहते हैं आप समंदर में कोई एक्टिविटीज करें, वाटर स्पोर्ट्स करें, भूख बहुत लग जाती है, ऐसा है? बिल्कुल है, क्योंकि आपकी जो ओवरऑल मोशन सिकनेस है, डॉक्टर होते हुए, क्योंकि ये भी एक बीमारी है कि हर जगह में डॉक्टरी झाड़नी पड़ती है, तो समंदर में आपको मोशन सिकनेस की वजह से आपकी एपेटाइट बढ़ती है, जो पेप्टिक जूस है वो ज़्यादा रिलीज होती है, उसकी वजह से हंगर बढ़ती है। आपा बड़ा आराम फरमा रही हैं आप। ये तुम इधर भी पहुंच गए हो? पहुंच गया। नहीं जान छड़नी? नहीं छड़नी। देखो मेरी जान छोड़ दो, जितना चिल्लाया मेरे पाँव सूज गए इनको ठीक करने। चलो जी आपा करें रेस्ट, हम चलते हैं वापस। थैंक यू। तो फिर आपने जान छोड़ी आपा की? बिल्कुल जान छोड़नी पड़ी आपा की, बट इट वाज रियली वेरी नाइस कि आपा के साथ ना बड़ा मजा आया जनाब। वाकई अभी तो हमने ये इंटरव्यू बहुत छोटा कर दिया है, हम तो पूरा दिन वहाँ बड़ा एंजॉय करते रहे। हाँ, और मजा आता है ना जब आप किसी पॉलिटिशियन से इस तरह से बात करते इतने अच्छे माहौल में। नहीं, हाँ। ये मामला सिर्फ और सिर्फ आपा के साथ ही हो सकता था। ठीक है, क्योंकि वो इतना मजे का बोलती है। यस, नो डाउट। अच्छा जी जनाब, अभी हम क्या करते हैं, हम भी बड़ी मजे की बातें करते हैं, लेकिन अभी एक ब्रेक आई है, ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, फिर से बातें करेंगे। आपने कहीं नहीं जाना, हमारे साथ रहिए। हमारी बातें सुननी है आपने। हम आपको बताएं कि अगर आपके साथ ऐसा हो जाए कि आप फ्लाइट में मौजूद हों और आपका बच्चा बेकाबू होकर रो रहा हो,
तो आपको क्या करना चाहिए? जाहिर सी बात है, अगर माँ होगी तो माँ बच्चे को चुप कराएगी, लेकिन अगर बच्चा माँ के काबू में भी नहीं आ रहा तो फिर क्या होगा? फिर कोई ना कोई मेहरबान शख्स ज़रूर अल्लाह ताला उसको भेज देंगे और जनाब वो आपके बच्चे को खामोश कराने में मददगार साबित होगा। ऐसे ही कुछ हमने देखे मनासिर PIE की परवाज़ 302 जो इस्लामाबाद से कराची जा रही थी, इसमें एक बच्चे के मुसलसल रोने की आवाज़ आने लगी। परवाज़ के फ़्लाइट पर्सर तौहीद दाऊद ने अपनी साथी एयर होस्टेस से दरख्वास्त की कि जाकर देखे कि बच्चा आखिर क्यों रो रहा है। एयर होस्टेस उसके पास गई, कुछ खाने पीने की चीज़ें लेके गई, लेकिन बच्चे का रोना बंद नहीं हुआ। ये माँ दरअसल अपने 2 छोटे बच्चों के साथ सफ़र कर रही थी इस्लामाबाद से कराची, इसलिए दोनों को संभालना थोड़ा सा उनके लिए मुश्किल था। तौहीद दाऊद साहब शीरखार बच्चे को दौरान परवाज़ उन्होंने बहलाना शुरू किया और इसकी तस्वीर सोशल मीडिया पर खूब वायरल हुई। हर कोई उन्हें दाद दे रहा था और इसलिए उन्हें एक अवार्ड से भी नवाजा गया। UN की जानिब से उनको इंसानी हमदर्दी और बराबरी के एजाज़ से नवाजा गया है। PIE के चीफ फ्लाइट अटेंडेंट जिन्हें फ्लाइट पर्सर भी कहते हैं तौहीद दाऊद पुता साहब ने आज हमें ज्वाइन किया। तौहीद साहब गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप? गुड मॉर्निंग। सबसे पहले तो हमारे अर्ज़ पाक प्यारे वतन पाकिस्तान और पूरी कौम को PIE की तरफ से फ्लाइट पर्सर तौहीद अहमद दाऊद पोता की तरफ से अस्सलाम वालेकुम। क्या बात है, ऐसे तो नहीं कहते सर, बाकमाल लोग लाजवाब सर्विस। आप वाकई बाकमाल हैं। आपने वो सेट कर दिए कि एक एग्जाम्पल कि जब माँ भी फेल हो जाए ना तो फिर भी कोई होता है जो संभाल सकता है। सर लेकिन मैं वाकई समझना चाहता हूँ ये कि नॉर्मली ये होता है कि इवन अगर बच्चा काबू ना आ रहा हो वालिद के भी, तो वालिद कहता है बच्चे की माँ से कि तुम संभालो, तुम्हारे ही काबू आएगा। इवन फैमिली में, गैदरिंग में, कहीं पर भी जब बच्चा रोता है, जब बच्चा बेकाबू होता है तो माँ दे हथे चढ़ता है, माँ ही संभालती है। लेकिन यहाँ पर माँ थोड़ा सा मैं कहूँगा कि वो परेशान हो गई और आप एक फरिश्ता बन के वहाँ पहुँचे। तो थोड़ा सा बताएं, बच्चा बहुत रो रहा था, हुआ क्या था, वो माहौल क्या था? जी बेसिकली इस फ़्लाइट पे एक हमारी मोहतरमा, जैसे हमारे वैल्यूड क्लाइंट्स होते हैं, वो हमारी गेस्ट थी, हमारी जो मेहमान थी वो जहाज़ पे आई। उनकी सीट थी 7A 7B। इस्लामाबाद से ट्रैवल कर रही थी अकेली और 2 बच्चों के साथ। एक चाइल्ड था, एक माइनर जो है गोद में था उसका। तो इस वजह से वहाँ जब आई सीट पे तो टेक ऑफ हो रहा था और सारी सिचुएशन उस वक्त इंजन ऑन थे और क्रिटिकल और क्रूशल टाइम होता है, उसको मुश्किल होती है दरवाज़े बंद करके। जब वो टेक ऑफ हुआ और सीधा हुआ जहाज़, लेवल अप हुआ, साइन ऑफ हुए, उसके बाद मैंने 2 साथियों को, अपनी ख़वातीन को भेजा कि इनको देखें क्या मसला है, मुस्तकिल रो रहा है और ये तो वैसे भी हमारी ड्यूटी में शामिल है, हमारे फ़राइज़ में शामिल है इनकी टेक केयर करना। जितने हमारे कौम के बच्चे, हमारी माएँ, हमारी बहनें, हमारे भाई ट्रैवल करते हैं, उनकी टेक करना तो हमारी ज़िम्मेदारी में शामिल है। और PIE की सर्विसेज तो अब माशाल्लाह वर्ल्ड वाइड रिकग्नाइज्ड हैं। जिस तरह सर्विसेज अंजाम दी हैं इस मुल्क के लिए हर अव्वल दस्ते के तौर पे PIE ने अपने आप को पेश किया है। उनकी जो है खिदमत जो हैं किसी से ढकी छुपी नहीं है। और इसी तरह जैसे मुश्किल हालात हों या जिस तरह के ममालिक में हमारे पाकिस्तानी भाई जंगों की सूरत हाल में या कोरोना में फंसे हुए थे, PIE वाहिद एयरलाइन है जो उनको रेस्क्यू करके चार्टर फ़्लाइट्स, स्पेशल फ़्लाइट्स ऑपरेट करके उनको निकाल के यहाँ पाकिस्तान में वापस लाने में बहुत अहम किरदार अदा किया। ये क्रेडिट एयरलाइन को जाता है, PIE को जाता है, हुकूमत पाकिस्तान को जाता है। और हमारे सरबराह इस वक्त जो मौजूदा एयर मार्शल अरशद मलिक साहब हैं, उनकी सरबराही के अंदर पूरी तंदही के साथ PIE इस वक्त पूरी तगोदो में है। बड़ी कोशिश कर रही हैं कि हमारा इमेज अच्छा हो, बेहतर हो। उनकी ट्रेनिंग्स, उनकी तालीमात बेहतरीन जो है सर्विसेज के तौर पे मानी जाती हैं। और इसी तरह अल्लाह पाक ने जो है ये मेरे बड़ा एज़ाज़ था मेरे लिए कि जो है मैं इस तरह परफॉर्म करूं और मुझे मौका अल्लाह ताला ने दिया। मैं एक हेल्पलेस मदर की जो है मदद करने के लिए वहाँ गया, उसको अटेंड किया। तो बच्चा बेसिकली वो डिस्कम्फर्ट था क्योंकि इंजन्स की शोर और जहाज़ की आवाज़ से वो उसको नेचुरल एटमॉस्फेयर अवेलेबल नहीं था। शायद वो उसका पहला ये एक्सपीरियंस था सफ़र का, जहाज़ का। नहीं, वो बेसिकली माइनर था बच्चा। और मुझे नहीं पता कि शायद उससे पहले उन्होंने ट्रैवल किया हो या ना किया हो, लेकिन बहैसियत एक देखें लीड कैबिन क्रू के मेरा फ़र्ज़ था, मेरे फ़राइज़ में शामिल था उनको देखना, उनकी देखभाल करना, उनको सेफली वहाँ डेस्टिनेशन तक पहुँचाना बहुत बड़ी जिम्मेदारी का काम बिल्कुल। और आपने अपनी जिम्मेदारी भरपूर इसी तरह मैंने परफॉर्म किया।
अच्छा तौहीद साहब, मुझे एक और चीज़ समझाएं। मैंने तस्वीर में देखा कि बच्चा बहुत पुरसुकून तरीके से आपके कंधे पे सर रख के ऐसे करके लेटा है, जैसे माँ की ममता। मुझे लग रहा है वो उसको आँख में ज़रा नजर आ गई, उसने महसूस कर ली। तो क्या सो गया था बच्चा उस वक्त, खामोश हो गया था, उसे लग रहा था कि मैं किसी बहुत ही पुरसुकून सी जगह पे आ गया हूँ? जी यकीनन कंफर्ट प्रोवाइड करना, उनकी जो है हर लिहाज से उनका ख्याल रखना, ये तो देखिए बहैसियत एक इंसान, अच्छे इंसान होने का आप सबूत भी देते हैं। अगर किसी को मदद चाहिए, कोई मुश्किल में हो, कोई खातून या कोई भी इंसान अगर हो, तो आप आगे बढ़ के उनकी मदद करते हैं। तो मैंने अपने एहसन तरीके से हुस्न सलूक के तौर पे अपनी जो है उनकी सर्विसेज मैंने उसको पेश की। मैंने कहा अगर मैं आपकी मददगार हो सकता हूँ तो मेरी खिदमत हाजिर हैं। अच्छा। अगर कोई मेडिकल असिस्टेंस चाहिए तो मैं डॉक्टर की भी अनाउंसमेंट कर देता हूँ। और हमारे पास DMK होती है 100 पैसेंजर्स को लुक आफ्टर करने के लिए। उसके अंदर डिफरेंट मेडिसिन होती हैं ताकि इमरजेंसी को आप उनको अटेंड कर सकें। उसके तहत जो है मैंने उसको कहा कि अगर कोई हो ज़रूरत तो मैं हाज़िर हूँ। उससे कहा नहीं दवाई नहीं चाहिए, सिर्फ ये डिस्कम्फर्ट है, थोड़ा सा रिलीफ अगर आप दे सकते हैं, क्योंकि मेरे बच्चे 2 हैं, मैं संभाल नहीं पा रही। ये 11 मार्च को एक फ़्लाइट थी 301 इस्लामाबाद से कराची के लिए वो ट्रैवल कर रहे थे। मेरे और जो हमारे गेस्ट या मेहमान, मोअज़्ज़ज़ मेहमान हमारे जहाज़ पे पाकिस्तानी हमारे जैसे ट्रैवल कर रहे थे, तो वो उनके भी कंफर्ट का ख्याल करना। और मैं यही पूछने लगा था आपसे कि जब वो बच्चा रो रहा था, ज़ाहिर है वो कुछ लोग होते हैं जो डिस्टर्ब भी हो जाते हैं। ज़ाहिर है माँ तो बहुत डिस्टर्ब थी जब बच्चा रो रहा था, कि माँ के लिए तो ये बर्दाश्त ही नहीं होता कि बच्चा किसी वजह से तकलीफ़ में और रो रहा हो। लेकिन जब उसे आपने कंफर्टेबल इन्वायरमेंट प्रोवाइड किया, आपने उठाया, थपकी दी, बहला दिया, वो सो गया, उसके बाद जो आसपास लोग थे, बाकी पैसेंजर्स थे, उन्होंने क्या कहा? शुक्रिया तो कहा होगा। जी उन्होंने बहुत शुक्रिया भी अदा किया और कहा कि आपने तो इस तरह, और मुझे यकीन करें मुझे लम्बे नहीं था कि इस तरह की, ये तो मेरा इंसानी जज्बे खिदमत के तहत। आपको मालूम नहीं था कि आपकी तस्वीर बनाई है किसी ने? और मेरे लम्बे नहीं था कि किसने ये इस तरह की पिक्स वायरल की। लेकिन 22 तारीख को मुझे यूनाइटेड नेशन ने इंसानी खिदमत बेहतर अंदाज में अंजाम देने के तौर पे इस तरह का अवार्ड जो है मुझे। लेकिन उस अवार्ड से पहले ज़ाहिर तस्वीरें तो वायरल थी सर, तो जो तस्वीरें जब वायरल थी, लोग कांटेक्ट करते थे, फैमिली में दोस्त यार जो आपको जानते थे कि वाओ यू हैव डन ग्रेट जॉब, या फिर ऐसा ही होता है ना अक्सर कि मर्द बच्चे को संभालो तो कहते हैं भाई तुम क्यों संभाल रहे हो, ये तो औरत का काम है। तो किसी ने ऐसा भी कोई नेगेटिव कमेंट दिया कि ये क्या है भाई, औरत का काम नहीं है ये। हाँ मेरी थोड़ी सी बात सुन ले कि देखें ये जो है दोनों की जिम्मेदारी होती है ना, माँ और बाप की। बिल्कुल। बच्चे की केयर करना, संभालना, पालने पोसने में, बड़ा करने में तो माँ बाप दोनों का अहम किरदार होता है। जब दोनों अपने फ़राइज़ सही तरीके से अंजाम दें, अपने आइंदा नस्ल हमारे फूल हैं, बच्चे हमारे फरिश्ते हैं, इस कौम जो है हमारे बच्चे जो हैं वो आगे नुमाइंदगी करेंगे, आगे इस मुल्क को संभालेंगे, वो हमारे जो है एक किस्म का एसेट है इस मुल्क का। उनकी टेक केयर करना, इन बच्चों को अच्छी रास्ते पे लगाना, तालीम देना हम सबकी जिम्मेदारी है। हम सबका फ़र्ज़ है। मर्द तो है ही, लेकिन बाप और बहैसियत एक नुमाइंदा, एक दोस्त के तौर पे ये फ़र्ज़ है, दोनों का फ़र्ज़ है, माँ का भी और बाप। बेशक आपकी इस गुफ्तगू से मुझे ये अंदाज़ा हो रहा है कि आपने अपने बच्चों की परवरिश में भी बहुत वक्त दिया होगा उनको, स्पेशली जिस प्यार से आपने अपने बच्चे को इस बच्चे को उठाया, तो उससे ये महसूस हुआ कि आप उन वालिद में से हैं जो कि बच्चों के साथ बड़ी शफ़क़त से और उनको बड़ा टाइम देते हैं, और बड़ा ये नहीं कहते कि नहीं माँ संभालेगी और माँ देखे, आप खुद करते हैं। ये मुझे लगा, तो मैं आप चाह रहा हूँ ज़रा अपने बारे में मुझे बताएं कि शुरू से ऐसा ही था। तो अपने बच्चों से मुतालिक अगर आप मुझे बता पाएं कि आपके बच्चे कितने और आपने किस तरह उनकी परवरिश की। ज़रूर मैं ज़रूर शेयर करूंगा पूरे सब दोस्तों का, अपने PI फैमिली से और सारे जितने दुनिया के लोग आपकी समा की जहाँ जहाँ आपकी टेलीकास्ट हो रही, ताकि उनको सही हकीकत का पता चले। मेरा नाम तौहीद अहमद दाऊद पोता है, मेरा ताल्लुक़ शिकारपुर से है। मेरे वालिद साहब जान मोहम्मद दाऊद पोता साहब जो है हयात हैं, उनकी 88 साल उम्र है, और मेरी वालदा अल्लाह को प्यारी हो चुकी हैं। मेरे वालिद साहब जो थे वो एक स्कूल उस्ताद थे, स्कूल टीचर थे। उन्होंने हमारी परवरिश फरमाई, हमारी वालदा ने परवरिश जो है फरमाई, और बड़े एजाज़ात हैं अल्लाह पाक ने PI के थ्रू मुझे बड़े एजाज़ात दिए हैं। मैं रोज़ा रसूल के अंदर मेरी हाज़िरी, मैं हेड ऑफ स्टेट्स को सर्व कर चुका हूँ।
एज अ VVIP कैबिन क्रू मेरी जो है बड़ी खिदमत हैं, बड़ा कैरियर है इस एयरलाइन के लिए। 34 ईयर से मैं इस एयरलाइन से वाबस्ता हूँ, सर्विसेज सर अंजाम दे रहा हूँ। तो मेरा जो है एक पोस्चर या इस तरह का रिफ्लेक्शन जो है मैं हमेशा इसी तरह ही कैरी करता हूँ। जैसे मैं रोज़ा रसूल से वापसी पे, और मैं एक और शेयर कर दूँ, खाना काबा के अंदर जो है मैं अपने हेड ऑफिस एक हमारे प्रेसिडेंट जनरल परवेज़ मुशर्रफ साहब के साथ में हाजिर हुआ था और मुझे सआदत हासिल हुई थी। माशाल्लाह सर, ये तो जी बिल्कुल, मैं बहुत इससे खूबसूरत लम्हा तो जिंदगी में आ नहीं सकता। अल्लाह ने आपको एयरलाइन की वजह से हूँ, मैं PI की वजह से हूँ, पाकिस्तानी हूँ, ट्रू पाकिस्तानी हूँ। इसी धरती का इस नमक खाया है, इस एयरलाइन का नमक खाया है, इस पाकिस्तान अजीम हमारे मुल्क का पानी और उसका अनाज मेरे पेट में है। और मेरी वालदा जब मैं आया खाना काबा से वापसी पे, तो उन्होंने मुझे कहा अकेले लेके, तो उनको यकीन नहीं आ रहा था, कह रही कुछ पता नहीं कैसे आप सही बता रहे हैं या नहीं। बस मैंने कहा अम्मी ये बहुत बड़ी सादत अल्लाह पाक ने मेरे हिस्से में डाली। इसमें कोई दाऊद साहब प्लीज़ अलाउ मी, दाऊद साहब प्लीज़ अलाउ मी, क्योंकि आपने वो बात छेड़ दिया। यकीन करेंगे तो हर मुसलमान के दिल की पहली ख्वाहिश है, यानी सिर्फ वहाँ पर हाजिरी नहीं कि उसका दरवाज़ा खुले और खाना काबा के अंदर दाखिल और वहाँ पे आप नफल पढ़ें। इससे खूबसूरत लम्हा हो नहीं सकता। इस वक्त बात हम वो कर रहे थे कि आप बच्चे को एग्जैक्टली, तो मैं चाह रहा हूँ कि मैं आपको ले चलूँ उस तरफ ही। मैं चाह रहा हूँ कि मुझे आप वो उन लम्हात में ले जाएं। आप दाखिल हुए, जो अंदर माहौल देखा, प्लीज़ सर वो एक्सप्लेन कर, जो आपने वालिदा से शेयर किया वो बताएं सर। अच्छा, उन खुश नसीबों में जैसे रोज़ा रसूल पे मेरी हाज़िरी हुई और वो हेड ऑफ स्टेट हमारे एक्स प्राइम मिनिस्टर साहब मीर ज़फ़रुल्लाह खान जमाली साहब मुझे साथ ले गए, मेरा नाम उनमें शामिल था लिस्ट में। और भी मेरे खुश नसीब साथी दोस्त थे जो हम गए, तो मैं तो आपको बयान नहीं कर सकता वो सेंटिमेंट्स, वो उस तरह की जो है लम्हात जो हैं मेरी ज़िंदगी के बहुत कीमती लम्हों में शामिल था। और ये बड़ा एजाज़ था अल्लाह पाक की तरफ से और इस एयरलाइन की तरफ से कि मेरी बड़ी सादत नसीब हुई और मैं हाज़िर हुआ। वहाँ अंदर दाखिल होते ही एक जो है लेफ़्ट हैंड पे एक छोटा सा कमरा था जहाँ नबी पाक रसूलुल्लाह करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहाँ रिहाइश होती थी और अपनी बेटी साहिबा के साथ वहाँ रहते थे। उसके बाद एक कॉरिडोर, उसके बाद कॉरिडोर के बाद जो पहली तुरबत है एक ऊपर हाइट पे थोड़ी सी हल्का सा एक पर्दा था, नज़र आपको बिल्कुल क्लियरली नज़र आ रहा था। तो रोज़ा रसूल था वहाँ पे, वहाँ सब ने रोते रहे, दुआएं करते रहे इस मुल्क के लिए, इस एयरलाइन के लिए, पूरी दुनिया के लिए, सारी इंसानियत के लिए। सब लोग वहाँ पे शामिल दुआ थे। फिर मैं बैठा रहा, मैं जाके रोज़ा रसूल को ऐसे जैसे नीचे बैठ के ज़मीन पे अदब से मैंने पकड़ लिया। तो वहाँ पे एक उनके शुरते अरबी, उन्होंने कहा ये ना करें इस तरह। मैंने कहा नहीं, ये तो बड़ी सादत है, मुझे अल्लाह पाक ने दिया है, मुझे छूने दें, मुझे चूमने दें। ये तो है किसी इंसान को जो है शायद ज़िंदगी में ना मुयसर हो। ये चंद लम्हात हैं जो मुझे अल्लाह ताला ने दिया है, तो मुझे इबादत करने दें, मुझे इनको छूने दें, चूमने दें। तो उसके बाद वहाँ दुआएं की। 40 मिनट तकरीबन हम लोग वहाँ रहे थे हेड ऑफ स्टेट्स के साथ, और भी मेहमान हमारे साथ थे जितने उस डेलीगेशन में इंटराज में शामिल थे। तो ये बड़ी यादगार लम्हात थे। और खाना काबा है उस वक्त, जी खाना काबा में हम लोग गए थे। हमारे एक्स हेड ऑफ स्टेट, एक्स प्रेसिडेंट हमारे थे जनरल परवेज़ मुशर्रफ साहब, उनके साथ मुझे सादत हासिल हुई और दरवाज़ा खोला गया। तो सुभान अल्लाह, जो मेरी आंखों ने देखा मैं आपको बयान नहीं कर सकता। बहुत बड़ी सादत है, बहुत बड़ा एजाज़ है मेरे लिए, मेरे पाकिस्तानियों के लिए, मेरे माँ बाप के लिए। तो मेरी वालदा ने कहा कि जब आप रोज़ा रसूल से आ गए हैं तो बेटा आप कोशिश करें कि किसी तरह अपनी आँखों में और किसी तरह भी किसी गुनाह को जो है ना इसमें शामिल नहीं करना। खूबसूरत बात। इसमें तस्वीर, पिक्चर जो है ना इन आँखों में कभी भी नहीं आए तुम्हारे इसमें। तो कोशिश करें कि अच्छे काम सर अंजाम दें, इंसानियत की खिदमत करें। ये मेरी माँ बाप की तरबियत और एयरलाइन की तरबियत और बहैसियत एक अच्छे इंसान होने का मैंने सबूत दिया। उसका एजाज़, उसका रिफ्लेक्शन ये है कि यूनाइटेड नेशन ने, अक़वाम मुत्तहिदा ने काबिल सताइश काम सर अंजाम देने पे इंसानियत की
खिदमत और आला मिसाल कायम करते हुए मुझे उन्होंने ये अवार्ड इस तो तरह सर का कुछ जो भी है नहीं है, appreciation ये अवार्ड जो आपको मुझे मिला अता ये किया तो है। यकीन जाने कुछ भी नहीं है। आपको इनाम तो पहले ही मिल गया, आपको जो इनाम जी, मिला मिल वो तो चुका किसी था, के हिस्से मिल में चुका। आता ही नहीं। उस जी, रोज़ा रसूल बिल्कुल, की हाज़िरी अल्हम्दुलिल्लाह, खाना मैं अल्लाह काबा पाक के का अंदर शुक्रगुज़ार दाखिल हूँ। होना। बेशक अल्लाह पाक का शुक्रगुज़ार बेशक। हूँ, अल्लाह पाक का शुक्रगुज़ार हूँ। इससे अल्लाह इनका PIA की तुफ़ैल मुझे ये इस तरह इतनी बड़ी अल्लाह हम सादत सबको जो ये है, सादत नसीब करे। आमीन। ये सब मुसलमानों को। जी, मैं आमीन बिल्कुल आमीन। ये तो दुआ हूँ। सबसे पहली ख्वाहिश है खाना काबा के अंदर दाखिल होना, ये तो जी, ख्वाहिश है, पहली यकीनन, ख्वाहिश है ये। और मेरे ख्याल से मरते दम तक हर मुसलमान जो इस बेशक। ख्वाहिश पे कायम रहता है वहाँ कि अल्लाह जाते ताला हैं जब- जिंदगी में ऐसा मौका पैदा कर दे। वहाँ जाते हैं जब महक, तो मैं अब यकीन जाने के सर आपको भी कहूँगा कि जब मैं वहाँ गया तो मुझे याद है कि बस दिल में एक ही ख्वाहिश थी कि कोई ऐसा मामला बने कि दरवाज़ा खुल जाए और दाखिल हो जाए। अल्लाह करे कि कभी जी, हमारा भी ये ख्वाब सब मुसलमानों की यही ख्वाहिश होती है, है। सबकी ख्वाहिश होती है। अल्लाह सबकी ये ख्वाहिश इस लिहाज से पूरी करे, क्योंकि आप इतना लंबा सफ़र आमीन, करके जाते आमीन, हैं, जब आप उसके करीब होते हैं तो अंदर जाने की ख्वाहिश जो अल्लाह ताला सबकी पूरी करे। और ये जिस तरह इमरान खान साहब भी गए, रोज़ा रसूल की उनकी भी हाजिरी और इसी तरह खाना काबा के अंदर उनका भी जाना, ये सादत होती है। जी जी, जो हेड ऑफ स्टेट्स होते हैं, बिल्कुल रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, मुल्क के सरबराह होते हैं, उनके लिए एजाज़ के तौर पर वो खोला जाता है, उनको सादत अल्लाह करे सर, मैं तो ये दुआ करता हूँ इमरान खान साहब अगली बार मुझे साथ ले जाएं। चलें जी, आमीन आमीन। शेर को साथ ले जाएं जरूर। और शेर से फिर हम जुबान नुमाइंदगान जो है वो हमारे नुमाइंदगान तो ऑन बोर्ड होते हैं, हमारे साथ जाते हैं, ट्रैवल करते हैं। बस और कोई सबब विजिट्स बने में सर, जैसा आपका सबब बना कोई हमारा भी सबब बने सर। थैंक यू सर, बहुत अच्छा लगा। यकीन जाने जो खबर थी जिस पर बात करनी थी उससे भी ज़्यादा खूबसूरत लम्हात आपने हमसे शेयर किए। थैंक यू सो वेरी मच सर, साथ मौजूद थे आप और हमसे इससे मुताल्लिक गुफ्तगू कर रहे थे। अब क्या कहना है, हमने ये कहना है कि जनाब आज का प्रोग्राम खत्म हो गया है। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी, कल भी हो सकती है, अगर कल ना हुई तो परसों हो जाएगी। ठीक है, कि कब होती है, कि क्या होगा, कल हैप्पी छुट्टी होगी या फिर हम आपके साथ मौजूद होंगे और आप हमें देख के। क्योंकि अगर तो वो परेड की टाइमिंग ऐसे होंगे कि उस टाइम परेड होगी तो फिर सिर्फ परेड होगी, फिर हम अपने बूथे आपको नहीं दिखाएंगे और आप सिर्फ परेड देख सकेंगे। लेकिन अगर नहीं हुई तो जनाब आप हमारी खूबसूरत सी शक्लें, आप हमारी खूबसूरत सी बातें, खूबसूरत सा हमारा प्रोग्राम, एक नए दिन का खूबसूरत सा आगाज हम आपके साथ करेंगे। अपना बहुत सा ख्याल रखें, बाहर जाए तो मास्क पहने, अल्लाह का वास्ता है, मास्क मुंह पे पहने, इधर उधर ना पहने, यहाँ पे ना पहने, मुंह पे पहने और खुदा का वास्ता के पहन ले। तो जनाब अल्लाह हाफिज़।